हेलो मेरे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। तो आज हम करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट काफी डिटेल में। एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा करा देंगे। बोर्ड्स एग्जाम में आप धूम मचाने वाले हो। सो ऑल्टरनेटिंग करंट जानने से पहले क्यों ना एक बार हम डायरेक्ट करंट को जान ले। सर ये डायरेक्ट करंट क्या होता है? सर व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट करंट? डायरेक्ट करंट बड़ा कम हम सुनते हैं, हम सुनते हैं डीसी। तो सर ये डीसी करंट क्या होता है? देखिए लिखा है फ्लोज विद कांस्टेंट वैल्यू। सर मुझे समझ नहीं आया, सर मुझे दर्द हो रहा है। सर अभी समझा रहा हूं। देखो जैसे मैंने कहा कि मैं ग्राफ बनाता हूं, ग्राफ जिसमें ये टाइम है और ये करंट है। तो जब हम करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे ना, तो पता है ग्राफ कैसा आता है? ऐसा आता है, ऐसा ऐसा आता है, बिल्कुल कांस्टेंट, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आता है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है? डायरेक्ट करंट जो होता है, जो डायरेक्ट करंट होता है प्यारे बच्चों, फ्लोज विथ कांस्टेंट वैल्यू। ये कांस्टेंट वैल्यू के साथ फ्लो होता है इन अ फिक्स डायरेक्शन। एक फिक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट वैल्यू के साथ फ्लो होता है। अभी भी समझ नहीं आया? मैं समझाता हूं। मान लो मैं कहता हूं इस करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर। तो ये 5 एम्पियर ही रहेगा। ये 5 कभी भी 4 नहीं होगा, ये 5 कभी 3 नहीं होगा, ये 5 कभी 2 नहीं होगा। तो कांस्टेंट वैल्यू के साथ फ्लो होता है। इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते। सो प्यारे बच्चों, एक और गजब की प्लानिंग है। मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज लॉन्च करने के लिए क्वेश्चन इकट्ठा कर रहा हूं। और मैंने पहले भी कहा था कि अपने स्कूल का नाम कमेंट कर देना, ताकि मैं आपके स्कूल के क्वेश्चंस को उठाऊं। स्कूल का नाम पता लग जाएगा, नाम से स्कूल के क्वेश्चन उठाऊंगा, फिर वही क्वेश्चन प्री बोर्ड में आएंगे, तो प्री बोर्ड में बढ़िया नंबर आएगा। और प्री बोर्ड में बढ़िया नंबर आएगा तो आपको क्या मिलेगा? प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे नंबर देंगे वो लोग। प्री बोर्ड के नंबर से ही प्रैक्टिकल एग्जाम के नंबर मिलते हैं। तो प्लीज स्कूल का नाम और अपना नाम कमेंट कर दो। अब हम बात करते हैं डीसी समझने के बाद हमारे चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट। यही तो हमें समझना है। तो फटाफट एसी को समझते हैं कि सर ये ऑल्टरनेटिंग करंट किसे कहेंगे? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसके लिए पहले मैं आपको आइडिया देता हूं। आइडिया होता क्या है? जब हम करंट और टाइम का ग्राफ बनाते हैं ना, तो यहां पर पता है कैसा ग्राफ आता है? कुछ ऐसा, इधर चला मैं उधर चला, ऐसा ग्राफ आता है। तो यहां पर करंट चेंज हो रहा है। देखो कभी देखो यहां पर वैल्यू 0 है, फिर ऊपर वैल्यू बढ़ा, फिर वैल्यू घटा। समझना, फील करो। देखो वैल्यू बढ़ रहा है, वैल्यू घट रहा है, वैल्यू नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव, फिर वैल्यू नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया। सर 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 तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? करंट दैट चेंजेस मैग्नीट्यूड, जो अपना मैग्नीट्यूड चेंज करे। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, ये अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है कंटिन्यूअसली, लगातार। एंड रिवर्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब होता है समय के साथ, टाइम के साथ, टाइम के साथ। पीरियोडिकली मतलब टाइम के साथ। मतलब सर इसकी वैल्यू भी चेंज होती है और रिवर्स डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज होता है समय के साथ। हाँ जी, समय के साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस। कभी इसकी वैल्यू 0 है, देखो कभी 0 है, तो कभी इसकी वैल्यू 5 हो गई, फिर इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो वैल्यू भी चेंज होता है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमें देखना है इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। सर 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 ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है? देखिए अब जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारा जो करंट है, अगर ये करंट और ये टाइम का ग्राफ है, तो हमारा करंट जो है चेंज होता रहता है। हमारा करंट चेंज होता रहता है। थोड़ा मैं ठीक से बनाऊं तो हमारा करंट है ना, करंट ये साइन को फॉलो करता है। जिसको नहीं पता बता दूं, ये साइन का ग्राफ है। तो हमारा करंट साइन के ग्राफ की तरह चेंज होता रहता है। वैसे ही हमारा जो ईएमएफ है, ईएमएफ तो सब जानते हैं। ईएमएफ ईएमएफ एक प्रकार से वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस की तरह ईएमएफ। तो अगर ईएमएफ और टाइम का हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो ईएमएफ भी साइन की तरह ही आता है। अरे भैया जब ईएमएफ ऐसा होगा तभी तो करंट ऐसा होगा। अरे ईएमएफ और करंट तो आपस में जुड़े हुए हैं ना। ओम्स लॉ याद करो, ओम्स लॉ याद करो। ओम्स लॉ कहता है कि भैया V इज इक्वल टू आई आर, और V की तरह ही हम E लिखते हैं बेटा। E मतलब ईएमएफ होता है वो V की तरह ही है, वोल्टेज ही होता है एक प्रकार से। तो E इज इक्वल टू आई आर। अब मुझे बताओ कि ईएमएफ और करंट तो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ईएमएफ और करंट तो आपस में जुड़े हुए हैं, तो ईएमएफ का ग्राफ ऐसा होगा तभी तो करंट का ग्राफ ऐसा होगा। तो ईएमएफ का ग्राफ भी साइन की तरह ही होता है। तो हम लोग प्यारे बच्चों यहां पर ईएमएफ की इक्वेशन लिखी हुई है, ईएमएफ। तो ईएमएफ हमारा होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब तुम बोलोगे सर 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 दर्द हो रहा है, सर सर ये ई नॉट का मतलब नहीं पता सर मुझे ई नॉट का मतलब नहीं पता सर, मुझे ओमेगा का मतलब नहीं पता सर। साइन तो मुझे पता है कि आप इस ग्राफ को बोल रहे हो कि साइन की तरह होता है। सर ओमेगा बता देना, ई नॉट सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। वैसे हमारा इक्वेशन ऑफ करंट देखो, करंट करंट हमारा देखो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ईएमएफ ये होता है, करंट ये होता है। अब इसके लिए ना हम टर्म्स को समझ लेते हैं, टर्म्स को। तो यहां बेटा एक एक करके सभी टर्म को समझते हैं। देखिए जो हमने लिखा था ऐसे करके, हमने लिखा था ई इज इक्वल टू, ऐसे लिखा था हमने, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या? मैं अभी इसको ठीक से लिख देता हूं, रुक जाओ। थोड़ा गाढ़ा लिख देते हैं, गाढ़ा करके, है ना। ये लिख देते हैं। हमने अभी पढ़ा ई इज इक्वल टू, अरे ज्यादा गाढ़ा हो गया, ये तो मोटा हो गया, ज्यादा ज्यादा मोटे में दिक्कत हो जाती है बेटा। देखो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, हमने ये पढ़ा। और एक इक्वेशन हमने ये पढ़ा था सर, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सर हमने दो इक्वेशन पढ़ा था। चलो कोई नहीं, इक्वेशन दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, इक्वेशन दिख रहा है। अब सुनो, तो सर यहाँ पर ई का मतलब क्या होता है? इसको स्मॉल ई लिख देते हैं, कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। तो इस ई का मतलब है ईएमएफ बेटा, ठीक है जी। ई नॉट का मतलब होता है मैक्सिमम या फिर पीक ईएमएफ। सर ये समझ नहीं आया, अभी समझा रहा हूं। देखो
जब आप लोगों ने ईएमएफ का ग्राफ बनाया था तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू, ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसको हम ई नॉट बोलते हैं, ई नॉट। वैसे करंट के अंदर जो मैक्सिमम होता है उसको हम आई नॉट बोलते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू है। तो सर ई का मतलब कहां गया, इधर 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 गया सर ई का मतलब इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का मतलब है किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी टाइम पर ईएमएफ का फॉर्मूला ये होगा। ई नॉट का मतलब सर मैक्सिमम होता है। सर आई का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस करंट। आई का मतलब तो करंट होता है, सबको पता है। आई का मतलब करंट, ये जो आई है, आई ये करंट है बेटा, दिस आई इज करंट, दिस ई इज ईएमएफ। यहां पर जो ई नॉट है, ई नॉट ये वाली वैल्यू, ये जो ई नॉट है ये है मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम। वैसे आई नॉट होता है हमारा मैक्सिमम वैल्यू प्यारे बच्चों। सर ये ओमेगा क्या होता है? ओमेगा को बोलते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू एफ। ये एफ क्या है? नॉर्मल सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, ये एफ सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो सर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम है और एफ फ्रीक्वेंसी है। सर क्या बात है, टी टाइम है देखो, और एफ को हम फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी बात सर समझ में आ गई। एक बार और बता दो यहां पर तो मजा आ जाए। देखो अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं, मैं यहां ग्राफ बना के आपको सिखाता हूं। अगर मैंने यहां ग्राफ बनाया है, ये हमारा है ईएमएफ वर्सेस टाइम। तो ये ई जो लिखा है हमने यहां पर ई, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत, स्मॉल ई भी लिख देते लोग। ये जो ई लिखा है वो इस ग्राफ की इक्वेशन है बेटा, इस ग्राफ की इक्वेशन। तो ये जो ई है ना, ई ये ग्राफ की इक्वेशन है। इसमें ई नॉट का मतलब होता है ये मैक्सिमम, ये पीक बोलते हैं इसको, पीक। ये मैक्सिमम है, ये पीक बेटा, पीक मैक्सिमम वैल्यू। इसका एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है बेटा। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ। अब आते हैं इस वाले ग्राफ में। तो इसमें क्या है, ग्राफ ऐसा है। तो ये जो आई है, ये जो आई है, आई ये करंट की इक्वेशन है बेटा। लेकिन इसके अंदर जो आई नॉट है, आई नॉट वो मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम वैल्यू को। और ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ। इस प्रकार से अभी हमने जाना इक्वेशन ऑफ ईएमएफ एंड इक्वेशन ऑफ करंट। इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में सोचने की जरूरत नहीं है। ऑल्टरनेटिंग करंट का यही इक्वेशन होता है और यही सब हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फटाफट एक बार कमेंट कर दो कि समझ में। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारे पास है, हमारे बड़ा सिंपल सा चीज है कि हमें ना, अब देखो, अब हमारी प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो करंट है, हमारा करंट हर पल चेंज हो रहा है। हमारा जो करंट है वो हर पल चेंज हो रहा है। कभी करंट की वैल्यू 0 है, ऑल्टरनेटिंग मतलब जो चेंज होता रहे। कभी करंट की वैल्यू 0 है, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 5 है, फिर करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारी वैल्यू बार बार चेंज होती है ना, तो हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज। हम एवरेज निकालते हैं बेटा, एवरेज। बहुत लॉजिकल बात है, कोई एक वैल्यू तो है नहीं, कभी 0, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 0, कभी 1, कभी -1, -2, -3। तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो हमने कहा कि क्या करें, तो चलो एवरेज ही निकाल लेते हैं। तो हम एवरेज निकालते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे बेटा एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो अभी हम निकाल रहे हैं, मीन का मतलब बेटा एवरेज ही होता है, मीन एक प्रकार से एवरेज है बेटा। तो अभी हम निकाल रहे हैं एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल। अब तुम बोलोगे सर हाफ साइकिल से आपका क्या मतलब है? हाफ साइकिल का मतलब ये होता है बेटा, देखो जैसे ये हमारा होता है फुल साइकिल, 0 से स्टार्ट करते हैं हम, 0 से, और ये हमारा फुल साइकिल होता है, फुल साइकिल। इसको बोलते हैं कैपिटल टी, 0 से लेके पूरा टाइम कैपिटल टी। लेकिन हमने फुल साइकिल नहीं, यहां पर हम हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। हाफ साइकिल का मतलब हम t/2 तक लेंगे, t/2 तक, आधे टाइम तक लेंगे। पूरे साइकिल का टाइम होता है कैपिटल टी, तो t/2 बेटा। हाफ साइकिल से मतलब है कि हम t/2 तक लेंगे, t/2 तक। तो हाफ साइकिल में हमने वैल्यू निकाला, तो हमें मिलता है एवरेज वैल्यू मिलता है हमें 2/पाई आई नॉट। तो हम 2/पाई को जब सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 0.637 आई नॉट। सर इसका क्या मतलब है? सर इसका सेंस क्या बनता है? सर इसका मतलब क्या बनता है? इसका मैं आपको मतलब समझाता हूं। देखो जब हमने एवरेज वैल्यू निकाली, टेंशन मत लो, जो एनसीईआरटी में लिखा है वही बता रहा हूं, जिसकी डेरिवेशन होगी मैं खुद करा दूंगा, बेफिक्र रहो। इसका यह मतलब है कि ये हाफ साइकिल में जब हमने एवरेज निकाली, आई एवरेज, हाफ साइकिल में जब हमने एवरेज निकाली तो हमारा आंसर आता है 0.637। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस, ये जो हाइट है, हाइट मतलब इस हाइट, अगर ये करंट का ग्राफ है तो इस हाइट को हम आई नॉट बोलते हैं, इनटू में आई नॉट। इसके ऊपर अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा तो अपने आप समझ जाओगे। एक बार मैं इस वैल्यू को कंफर्म कर लूं, 0.637 था या 0. अभी एक बार कंफर्म कर लेता हूं फटाफट। वैसे तो मेरे को याद है कि यही वैल्यू होगा इसका। सो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम ये जानते हैं, मैं थोड़ा आपको समझाऊं पहले कि हमारे जो करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू हर पल चेंज हो रहा है, हर पल चेंज हो रहा है। ये करंट की वैल्यू हर पल चेंज हो रहा है। जैसे फीलिंग चेंज होती है ना, फीलिंग आजकल कहते हैं कि गर्ल्स का मूड स्विंग होता है, वैसे करंट की वैल्यू ही स्विंग हो रही है, चेंज हो रही है। तो हमने बोला भैया हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। तो किसी ने कहा कि भैया ये तो चेंज हो रहा है, कभी इसकी वैल्यू 0 है, कभी 1, कभी 2, कभी 5, कभी 4, कभी 3, कभी 2, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो काम करो एवरेज निकाल लो, एवरेज, एवरेज। तो हमने एवरेज निकाला। अब हमने एवरेज निकाला तो प्रॉब्लम क्या हो गई? देखो जब हमने एवरेज निकाला तो पता क्या दिक्कत आई? दिक्कत ये आई कि आधी वैल्यू पॉजिटिव में है और आधी वैल्यू नेगेटिव में है। तो जब हमने एवरेज निकाला पूरे का, फुल साइकिल का, फुल साइकिल का मतलब होता है इस पूरे का हमने एवरेज निकाला, तो हमने बोला भैया ये तो करंट 0 हो गया। हमारा करंट जो है पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी है। हमने जब एवरेज निकाला पूरे का, फुल साइकिल का, तो हमारा आंसर 0 आ गया। अब भैया करंट की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो बिजली बिल क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे हो बिजली बिल? तो ये दिक्कत स्टार्ट हो गई कि करंट की वैल्यू 0 कैसे हो सकती है, करंट की वैल्यू 0 कैसे हो सकती है?
हमारा एसी चल रहा है, हमारा फ्रिज चल रहा है, लेकिन जब इसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो जीरो आ रही है। समझ पा रहे हो? तो जब लोगों ने देखा कि एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में जीरो आ रहा है तो लोगों को लगा कि ये तरीका गलत है, तो बोला कि छोड़ो यार, इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे हम, फुल साइकिल नहीं, फुल साइकिल वाला खेल खत्म, फुल साइकिल में इसकी वैल्यू जीरो आती है। तो लोगों ने कहा कि हम निकालेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, लेकिन हम निकालेंगे जो मीन मतलब एवरेज निकालेंगे, मीन वैल्यू ओवर हाफ साइकिल, हम आधे साइकिल का निकालेंगे। हाफ साइकिल का मतलब होता है कि ये मान लो हमारा ये होता है फुल साइकिल, तो हम बोलते हैं यहाँ जो टाइम है जीरो से लेके कैपिटल टी तक है, ठीक है, इसको बोलते हैं फुल साइकिल। ये है फुल साइकिल, पर हमें आधे का निकालना है, इस टाइम को हम t/2 बोलेंगे। तो अभी हम हाफ साइकिल में एवरेज निकालेंगे। तो लोगों ने बहुत सारे मैथमेटिक्स लगाया, इंटीग्रेशन लगाया, तो उनको एवरेज वैल्यू पता है कितना मिलता है? 2/πi0, और जिसको सॉल्व करने पर आता है 0.637i0। सर ये मुझे समझ नहीं आया, सर मुझे समझ नहीं आया, अभी समझा रहा हूं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, पर करंट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो हमने एवरेज निकाला, फुल साइकिल में जीरो आ रहा है, एवरेज निकाला, फुल साइकिल में जीरो आ रहा है, तो चलो हाफ साइकिल का निकाल लेते हैं। तो हमने हाफ साइकिल का निकाला, तो हाफ साइकिल में हमें कितना मिला करंट? हमें करंट मिला हाफ साइकिल में 0.637i0, हमें ये एवरेज वैल्यू मिला 0.637i0। और हमने आधे साइकिल का निकाला, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो बेटा, हमने आधे का निकाला है, आधे का, हाफ साइकिल का निकाला है, हाफ साइकिल का, पूरे का नहीं निकाला। तो अब ये बात भी कहां, अब इस बात को समझाता हूं। देखो मान लो ये ग्राफ है, जिस ग्राफ में ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है मान लो 2 एम्पियर, तो i0 की वैल्यू 2 एम्पियर है। ये i0 का मतलब होता है मैक्सिमम, पीक वैल्यू, i0 का मतलब होता है मैक्सिमम। तो हमारा एवरेज करंट क्या आएगा? हमारा एवरेज करंट आएगा 0.637 इंटू में 2, बस हमारा काम खत्म। लेकिन ये बात थोड़ी अजीब सी है कि यार फुल साइकिल में जीरो था तो तुमने आधे साइकिल का निकाल लिया, क्या ये लॉजिकल बात है? लॉजिकल बात नहीं है। तो ये तरीका भी इतना खास नहीं है, अच्छा नहीं है कि फुल साइकिल का जीरो आ रहा है तो तुम आधे का निकाल लो, ये क्या बात है भाई? ये भी कोई तरीका नहीं है, पर ये हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कहीं पर छोटा सा, तो मैंने आपको बताया। आपको इनकी डेरिवेशन के लिए पंगा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो डेरिवेशन आपके काम का है वो मैं खुद ही करवाऊंगा। ये सब थ्योरी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो मैंने आपको पढ़ाया। क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया? प्लीज लिखो कि फुल साइकिल में जीरो आ रहा है तो आधे साइकिल का निकाल लो। भैया तुम दिमाग की जगह कहां से सोचते हो भाई? बताओ कहां से सोचते हो? चलो फटाफट लिख दो कि सर समझ में आ गया, तभी आगे बढ़ूंगा और तभी ये सीरीज कंटिन्यू होगी। फटाफट लिख दो। सो प्यारे बच्चों, हमने निकाला फुल साइकिल, आंसर जीरो आ रहा है, ये क्या बात है? एसी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, करंट की वैल्यू जीरो आ रहा है, तो लोगों ने चलो 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 हाफ साइकिल निकालेंगे। हाफ साइकिल, अरे भैया हाफ साइकिल कोई सेंस बनता है? तो हाफ साइकिल वाली बात भी पसंद नहीं आई लोगों को, तो लोगों ने एक तरीका निकाला। लोगों ने कहा कि भैया हमें बिजली बिल बनाना है, हमें बिजली बिल बनाना है, तो हमें एक असली वैल्यू चाहिए, मतलब एसी की कुछ बढ़िया तरीका होना चाहिए वैल्यू निकालने का, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू डिसाइड करने के लिए कोई बढ़िया तरीका होना चाहिए। तो लोगों ने एक नाम रखा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, इसका ज्यादा फेमस नाम ये होता है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। बेटा इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, तो अभी हमें निकालना है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। एसी का इफेक्टिव वैल्यू बताओ। तुमने फुल निकाला, हाफ निकाला, बेकार है। इफेक्टिव बताओ जिससे इफेक्ट हो, जो हमारे काम का हो, जुगाड़ नहीं कुछ काम का बताओ। तो वहां पर हीटिंग इफेक्ट का सहारा लिया गया, और ये काफी गजब तरीका है। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा एक डीसी है, डीसी लगाया हमने, डीसी होता है बेटा, ये हमारा डायरेक्ट करंट है, और किसी रजिस्टर के अंदर लगाया, कोई रजिस्टर है, और मान लो हीट 100 जूल का पैदा हो रहा है। सेम यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट है और किसी रजिस्टर के अंदर, और हीट यहाँ पर अभी भी 100 जूल का पैदा हो रहा है। तो यहाँ भी हीट सेम है, यहाँ भी हीट सेम है। तो लोगों ने कहा अगर डीसी की वैल्यू 5 एम्पियर है, अगर यहाँ पर 100 जूल हीट के लिए डीसी अगर 5 एम्पियर है, 100 जूल हीट के लिए डीसी अगर 5 एम्पियर है, तो 100 जूल हीट के लिए एसी भी 5 एम्पियर ही होना चाहिए, 5 एम्पियर ही होना चाहिए। अगर सेम हीट, तो यहां पर जो करंट है, जो हमें पहले से पता है, ये करंट हमें पता होता है, डायरेक्ट करंट हम नाप सकते हैं, हमें पता होता है। तो अगर हमें डायरेक्ट करंट पता है तो हम अल्टरनेटिंग करंट का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये 5 एम्पियर है तो ये भी 5 एम्पियर होगा। बहुत सिंपल सी बात है। हमारा जो हीटर है, हीटर उसने 100 जूल हीट खाया, 100 जूल हीट खाया, 100 जूल हीट खाने में डीसी का 5 एम्पियर लगता है, तो भैया एसी का भी 5 एम्पियर ही लगता होगा। यानी कुल मिला के डीसी की वैल्यू और एसी की वैल्यू अब बराबर रख दी गई, बराबर। यानी अगर हम डीसी की वैल्यू निकाल लेंगे तो एसी का ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। तो ये एक आसान तरीका हो गया एसी की वैल्यू पता लगाने का। अब प्यारे बच्चों, यहां पर वही डेफिनेशन लिखा है मैंने कि जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी है, एसी की वैल्यू को कैसे पता लगता है? तो बोला गया है इट इज द वैल्यू ऑफ डीसी। ये जो एसी है, एसी क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ डीसी which produces same heating effect। अगर सेम हीट आ रहा है तो एसी और डीसी की वैल्यू बराबर होगी। देखो एसी क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ डीसी which produces same heating effect in a given रजिस्टर। एक रजिस्टर में सेम टाइम में, एक रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू एसी की होगी, जो वैल्यू एसी की होगी, एक्चुअली वो डीसी की वैल्यू के बराबर होगी। यानी अब हमारी टेंशन ही खत्म हो गया, हम डीसी की वैल्यू को एसी की वैल्यू के बराबर कह रहे हैं। तो बाद में क्या किया गया प्यारे बच्चों, देखना ध्यान से। बाद में इसको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैथमेटिक्स लगा के बोला गया कि आज से इसको बोलेंगे आई आर एम एस, आई आर एम एस बोलेंगे I0/√2। और जो IRMS है इसी को बोला गया इफेक्टिव वैल्यू, आई इफेक्टिव। यानी बिजली बिल इससे बनेगा। अरे E0 क्यों लिख रहा हूं मैं? जो बिजली बिल है इसी से बनेगा, इससे बिजली बिल बनेगा हमारा IRMS = I0/√2 या फिर आई इफेक्टिव। RMS क्यों बोलेंगे? ये रहा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो RMS या फिर इफेक्टिव का मतलब होता है जिससे हमारा बिजली बिल बनेगा। तो इसका सेंस क्या निकला? इसका ये सेंस निकला देखो कि अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड करना है, I0/√2। यही मेरा होगा इफेक्टिव वैल्यू, करंट का इफेक्टिव वैल्यू।
तो करंट के इफेक्टिव वैल्यू का फॉर्मूला है। सिमिलरली प्यारे बच्चों वोल्टेज के लिए भी यही तरीका अपनाया गया और बोला गया ई आर एम एस मतलब वोल्टेज जो आरएमएस वोल्टेज है या इफेक्टिव वोल्टेज वो होगा ई नॉट बाई रूट टू, मैक्सिमम वैल्यू बाई रूट टू। तो ई नॉट क्या होता है हमें पहले से ही पता है। तो कुल मिला के हमारा ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, और जो डेरिवेशन मुझे करवाना है एग्जाम के लिए वो मैं करवाऊंगा। अभी आप ये सब लिखते रहो, टेंशन मत लो। सो मेरे प्यारे बच्चों अभी तक हमने जाना कि भैया जो फुल साइकिल है, फुल साइकिल का एवरेज तो जीरो ही आएगा, प्लस माइनस जीरो। तो यहां पर करंट की वैल्यू जीरो आ रही है, लेकिन बिजली बिल तो बनाना है ना भैया, एसी तो चल ही रहा है, तो करंट की वैल्यू जीरो हमें अच्छा नहीं लगा। तो हम लोगों ने आधे साइकिल का निकाला। तो आधे साइकिल में क्या है, वैल्यू निकल के तो आती है, लेकिन ये कोई गजब बात नहीं है क्योंकि आधे का निकाल रहे हो, लॉजिकली सही नहीं है। तो हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट निकाला। हीट इफेक्ट में हमने ये बताया कि देखो हीट की हेल्प से हम करंट निकालेंगे, और करंट का फॉर्मूला बनाया गया इफेक्टिव वैल्यू या फिर आरएमएस वैल्यू आई नॉट बाई रूट टू, यानी पीक वैल्यू जो है, पीक जो ऊंचा वैल्यू है उसको रूट टू से डिवाइड करना है। ये हमारा ई नॉट है, उसको रूट टू से डिवाइड करना है, ये होगा ई आरएमएस। लेकिन इसके पीछे डेरिवेशन क्या है, तो एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन ऐसे दिया हुआ है। तो आपको थोड़ा पीछे का कॉन्सेप्ट याद दिला दूं, हमने डीसी का जो हीट होता है, डीसी का हीट होता है आई स्क्वायर आरटी। बेटा ये हीट का फॉर्मूला है, और हीट का ये भी फॉर्मूला देखो आई स्क्वायर आरटी। तो बेटा ये हीट का फॉर्मूला हम डीसी के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जैसा कि आप जानते हो एसी जो होता है ना, एसी हर पल चेंज हो रहा होता है, तो यहां पर हमने इसका इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, आई स्क्वायर आर डी टी। ये दोनों फॉर्मूला सेम है, देखो करंट का स्क्वायर आर इंटू टाइम, करंट का स्क्वायर आर इंटू टाइम, लेकिन टाइम यहां पर छोटा लिया है और यहां पर हमने इंटीग्रेशन लिया है, ये इंटीग्रेशन है। तो हम अब देखो आपको पता होगा कि एसी वाले के लिए करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये बात याद रखना, क्योंकि इसी आई की वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे फ्यूचर में, इसी आई की वैल्यू को वहां पुट किया जाएगा, ध्यान रखना। तो आप बोलेंगे सर आपने कहा था कि हीट इक्वल टू हीट, आपने कहा था जो डीसी का हीट है और एसी का हीट जो है आपस में बराबर होगा। बराबर होने का मतलब है कि ये वाला जो फॉर्मूला है और ये वाला जो फॉर्मूला है दोनों को हम बराबर रख देंगे। तो आई स्क्वायर आर टी और आई स्क्वायर आर डी टी को हम बराबर रख देंगे प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आई स्क्वायर की जगह पर, यहाँ जो आई स्क्वायर की जगह पर हम ये डालेंगे, ये वाली वैल्यू आई का स्क्वायर करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। बेटा आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो आई के स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी। और यहाँ पर क्या है आई स्क्वायर, देखो आर से आर कट गया है तो बचा आई स्क्वायर टी, और यहाँ आर स्क्वायर आई स्क्वायर टी आई स्क्वायर डी टी। अब आई स्क्वायर की जगह डाल चुके हैं हम आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब बेटा असली खेल है, असली खेल क्या है, ध्यान से देखना कि यहां से तो हमें ये मिल रहा है, यहां से हमें मिल रहा है आई स्क्वायर टी। यहां आई नॉट स्क्वायर बाहर ले लेंगे और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को, देखो जिनको मैथमेटिक्स नहीं आती, जो बायो वाले बच्चे सीधा याद कर लेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, और बगल में dt का इंटीग्रेशन चल रहा है। मतलब कि सर ये जो साइन वाली वैल्यू है, ध्यान देना प्लीज, ये जो साइन वाली वैल्यू जो आप बता रहे हो, साइन वाली वैल्यू, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने कुछ ऐसा लिख दिया है। और बेटा ये टी जो है यहाँ पे, ये टी कोई डिवाइड में नहीं है, ये लिमिट है, लिमिट समझना ध्यान से। देखो ये जो टी मैंने लिखा है ये 0 से t की लिमिट है, लिमिट। तो बेसिकली साइन स्क्वायर ओमेगा टी को यहाँ लिखा गया है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, और यहाँ पर dt अपनी जगह पर है, ये रहा dt, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब पहले बच्चों ध्यान रखना कि ये जो 2 है, 2 ये 2 हमारे काम का है, इस 2 को याद रखना, ठीक है बेटा, इस 2 को याद रखना जो नीचे है। अब सुनो, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना तो 1 का इंटीग्रेशन बेटा t हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, समझना। यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने ऐसे लिख दिया cos 2 ओमेगा टी 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2। अब ध्यान समझना, तो बेटा ये इंटीग्रेशन हमें करना है इसका 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2, क्योंकि हमने साइन स्क्वायर को यहाँ लिख देता हूं मैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने ऐसे लिखा है 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2, है ना। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को ऐसे लिख दिया 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2, बगल में dt है। अब इंटीग्रेशन करेंगे ना तो 1 का इंटीग्रेशन बेटा t हो जाएगा, और नीचे 2 है तो मैं आई नॉट के नीचे यहाँ पर 2 ले आऊंगा, आई नॉट स्क्वायर 2 और t। और ये जो cos आपको दिख रहा है, cos वाला cos 2 ओमेगा टी, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा टी बिकम्स 0 ओवर फुल साइकिल। अगर फुल साइकिल की हम बात करें, ये कोई फुल साइकिल है, फुल साइकिल में जब हम cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा बेटा फुल साइकिल में। तो हम सीधा लिख देंगे कि भैया देखो ये जो हमारा cos 2 ओमेगा टी है वो 0 हो जाएगा, 0 cos 2 ओमेगा 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, तो ये वाली वैल्यू बेटा 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 0, तो यहाँ पर ये जो 1 है यानी t के बगल में 0 आएगा बेटा, ये जो 1 है 1 तो dt का dt है यहाँ पे 1 है तो ये t बन जाएगा, और माइनस 0 t माइनस 0। तो बेटा ये आपको रखना है, और ये इंटीग्रेशन चल रहा है 0 से लेकर t तक फुल साइकिल पे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखो अब इस t से t कट जाएगा तो हमें मिलेगा i का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, ये i का स्क्वायर है तो रूट लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आई आर एम एस, इन पे रूट लग जाएगा, रूट आई नॉट स्क्वायर बाई 2। देखो ये i का स्क्वायर है तो रूट लगा देंगे, तो यहाँ से आई आर एम एस कितना निकलेगा, ये निकलेगा आई नॉट बाई रूट 2 बेटा, क्योंकि ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 2 पर रूट लगा रहेगा। तो बेटा यही डेरिवेशन है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और अगर आप वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने आपको बताया कि हीटिंग इफेक्ट की हेल्प से आई आर एम एस निकाला जाता है। और फिर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सिमिलरली, तो मैं भी लिख देता हूँ सिमिलरली। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर यही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे, हीट वाला तरीका, अगर हम हीट का तरीका इस्तेमाल करेंगे तो सिमिलरली हमें क्या मिल जाएगा, ई आर एम एस मिल जाएगा ई नॉट बाई रूट 2। यानी कुल मिला के जो आरएमएस वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू है, इफेक्टिव जिससे बिजली बिल बनेगा, वो हीट के कांसेप्ट से यूज हुआ है। हीट ऑफ डीसी इक्वल टू हीट ऑफ एसी, हीट के फॉर्मूले को इक्वल रख के इंटीग्रेशन करके आंसर निकाला जाता है। आई होप आपको डेरिवेशन इजी लगा हो और समझ में आया, तो प्लीज कमेंट कर दो मुझे डर लग रहा है भैया, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं अगर आपको नहीं आया और मेरी मेहनत खराब हो गई तो मैं सीरीज कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। प्लीज मुझे कमेंट करो, सर मेरा नाम ये है, मुझे ये टॉपिक समझ में आ गया, मैं हाथ जोड़ रहा हूं प्लीज। सो प्यारे बच्चों फटाफट एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन लिखा है E इज इक्वल टू 12 साइन ओमेगा टी और रेजिस्टेंस है 10 ओम।
एक रेजिस्टेंस है जिसका 10 ओम रेजिस्टेंस है और उसमें जो ईएमएफ है वोल्टेज की वैल्यू है E इज इक्वल टू 12 sin ओमेगा टी। तो हमसे बोला ई आरएमएस फाइंड करो और हमसे बोला कि आई आरएमएस फाइंड करो। ई आरएमएस और आई आरएमएस निकालना है। तो बेटा हमेशा याद रखना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे और बोलेंगे देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और यहाँ क्या लिखा है E इज इक्वल टू 12 साइन ओमेगा टी। तो अगर हम कंपेयर करेंगे बेटा, कंपेयर अगर आप कंपेयर करोगे तो 12 और ई नॉट दोनों बराबर है। देखो E इज इक्वल टू 12 साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम बोलेंगे अगर हमने कंपेयर किया इक्वेशन को तो हमारे ई नॉट की वैल्यू 12 आ गई। अगर ई नॉट की वैल्यू 12 आ गई तो प्यारे बच्चों अब आप इजीली ई आरएमएस निकाल सकते हो। ई आरएमएस होता है ई नॉट बाई रूट टू। ई नॉट बाई रूट टू आपका ई आरएमएस होता है। अभी मैंने पीछे पढ़ाया बेटा, अभी पीछे पढ़ाया, ये रहा। ई आरएमएस का मतलब होता है ई नॉट बाई रूट टू, इफेक्टिव वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। तो आप बोलोगे देखो ई नॉट की वैल्यू 12 है, 12 अपॉन में रूट टू, तो आपका ई आरएमएस आ गया प्यारे बच्चों, ई आरएमएस। अच्छा अब हमें आई आरएमएस निकालना है। तो हम बोलेंगे देखो आई आरएमएस का मतलब होता है हमारा आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू, ये आई आरएमएस का फॉर्मूला है। लेकिन मैं आपको एक गजब की बात बता रहा हूं जो आपको याद कर लेना है। याद देखो ओम्स लॉ को अगर हम अप्लाई करें, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है बेटा, या सिंपल भाषा में कहे तो E इज इक्वल टू आई आर होता है। समझना ध्यान से, E इज इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं बोलूं ई आरएमएस, अगर मैं E को लिख दूं ई आरएमएस तो मुझे I को लिखना पड़ेगा आई आरएमएस। तो यहां से आई आरएमएस का एक सीधा फॉर्मूला निकलता है। कभी आई आरएमएस निकालना हो तो ई आरएमएस को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। देखो सिंपल है, आई आरएमएस इज इक्वल टू ई आरएमएस अपॉन में रेजिस्टेंस। तो क्या हमने यहां पर तो हम क्या याद कर लेंगे? हम तो ये याद कर लेंगे भैया फॉर्मूला हमेशा के लिए कि आई आरएमएस होता है ई आरएमएस अपॉन में रेजिस्टेंस। तो हमने देखो ई आरएमएस निकाल लिया है 12 बाई रूट टू। तो ये ई आरएमएस की जगह पर लिख देंगे 12 बाई रूट टू, और 12 बाई रूट टू और डिवाइड किससे करना है? रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस कितना था भैया? रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस है 10, तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे। ई आरएमएस अपॉन में रेजिस्टेंस, तो 12 रूट टू डिवाइडेड बाई 10, तो हमारा आई आरएमएस आ जाएगा। तो ई आरएमएस की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 12 बाई रूट टू। 12 बाई रूट टू को 10 से डिवाइड करना, रेजिस्टेंस से डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, डेरिवेशन भी समझ में आ गया, क्वेश्चन भी समझ में आ गया और ये ट्रिक भी समझ में आ गया कि अगर आप कभी इस फॉर्मूले को अप्लाई ना कर पाओ तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करना। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज कमेंट कर दो कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया, मेरा नाम ये है। कमेंट नहीं करोगे सीरीज नहीं कंटिन्यू होगी। बहुत क्या बोलूं मैं आपसे, डर लगता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। सो फाइनली प्यारे बच्चों अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस आर। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको पहले डायग्राम बनाता हूं फिर समझाता हूं। सो प्यारे बच्चों डायग्राम रेडी है, देसी डायग्राम, ठीक है। अब लिखा है कि देखो हमने एक रेजिस्टेंस के अंदर, ये रेजिस्टेंस है, उसमें एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगाएंगे, ई लगाएंगे, ईएमएफ लगाएंगे, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो भैया इसके अंदर करंट आएगा, तो जो करंट आएगा उस करंट को हम क्या बोलेंगे? आई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट को बोलेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो वही बात है, जब अप्लाइड वोल्टेज हमारा ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो हमारा जो करंट होगा, करंट वो आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, जो हम बचपन से जानते हैं। यहाँ पर एक नया ट्विस्ट क्या है, नया ट्विस्ट, अगर कभी आपको आई नॉट निकालना हो, आई नॉट निकालना हो तो आई नॉट निकालने के लिए ये जो ई नॉट है उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ता है, रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ता है। सर ये बात मुझे समझ नहीं आई, बहुत सिंपल से समझाता हूं। देखो जैसे हम लोगों ने पढ़ा आई आरएमएस आई नॉट बाई रूट टू, ई आरएमएस ई नॉट बाई रूट टू, तो ये फॉर्मूले तो हमारे मेन है क्योंकि ये इफेक्टिव वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू है। अभी हमने ओम्स लॉ का इस्तेमाल किया था, ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ की हेल्प से हमने ये पढ़ा था कि आई आरएमएस होता है ई आरएमएस बाई आर। तो अगर यहाँ पर आरएमएस है तो यहाँ भी आरएमएस है और नीचे है रेजिस्टेंस, तो आई आरएमएस हो गया ई आरएमएस अपॉन में रेजिस्टेंस। तो अगर यहाँ पर आई नॉट है तो यहाँ होगा ई नॉट अपॉन में रेजिस्टेंस। सर क्या कहना चाहते हो? सिंपल भाषा में ओम्स लॉ लगाओ, ओम्स लॉ लगाओ हमेशा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? आई इज इक्वल टू ई अपॉन में आर, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस होता है ओम्स लॉ। अब मुझे किसी ने बोला कि भाई मेरे को आरएमएस निकालना है, मुझे आरएमएस निकालना है, तो यहाँ पर आई आरएमएस, तो यहाँ पर हो गया ई आरएमएस, खत्म। अच्छा किसी ने मुझे बोला कि आरएमएस नहीं निकालना है, मुझे निकालना है आई नॉट, मुझे पीक निकालना है, तो यहाँ भी आई नॉट लगा दो। यानी सिंपल है, आई इज इक्वल टू ई बाई आर। जैसा करंट चाहिए होगा वैसा ही वोल्टेज होगा। तो ही बोल रहा हूं, जब मुझे आरएमएस चाहिए तो वोल्टेज आरएमएस अपॉन में रेजिस्टेंस, अगर मुझे आई नॉट चाहिए तो ई नॉट अपॉन में रेजिस्टेंस। तो ये छोटी सी बात आपको यहाँ पर समझनी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्लीज कमेंट करो ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, हम आगे बढ़ते फटाफट। सो मेरे प्यारे बच्चों अब हमें पढ़ना होता है फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम, बड़ा आसान है बस समझना, ठीक है। और जिसको समझ में आ जाए भाई प्लीज कमेंट कर देना बेटा, ठीक है। अगर अभी कमेंट नहीं करोगे ना तो बाद में दिक्कत होगी, तो मैं मजाक कर रहा हूं। देखो फेजर डायग्राम में क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये है वाई एक्सिस और ये पहले हम फेजर डायग्राम समझते हैं, हम वाई एक्सिस बनाएंगे और एक्स एक्सिस बनाएंगे, और साइन ओमेगा टी, देखो ये जो साइन ओमेगा टी है, दोनों में साइन ओमेगा टी, इसको इग्नोर कर देंगे, ये आपके जीवन में अब नहीं है, साइन ओमेगा टी नहीं है, आपको बस आई नॉट और ई नॉट को देखना है। तो हमारी बड़ी वैल्यू, ध्यान रखना हमेशा वोल्टेज बड़ा होता है, तो हमारी जो बड़ी वैल्यू है, हमारी जो बड़ी वैल्यू होती है आई नॉट, तो मैं आई नॉट को दिखा दूंगा, ये देखो ये है आई नॉट, तो सॉरी बड़ी वैल्यू होती है ई नॉट, बड़ी वैल्यू ई नॉट होती है, तो मैं ई नॉट को यहाँ पे दिखा दूंगा कि देखो ये बड़ी है, आगे है, ई नॉट हो गया खत्म। फिर उससे छोटी होती है आई नॉट, याद रखना हमेशा बेटा, वोल्टेज ज्यादा होता है करंट से, वोल्टेज हमेशा ज्यादा होता है करंट से, तो करंट को पीछे दिखा देंगे, बोलेंगे भैया हमारा आई नॉट हो गया। तो इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम, कि एक्स एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस बनाओ, आगे को रखो ई नॉट और पीछे को रखो आई नॉट, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। अब वेव डायग्राम में क्या होता है प्यारे बच्चों, वेव डायग्राम में हम किसको रखते हैं, देखो वेव डायग्राम में हम बोलते हैं ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इस बार हम साइन को बनाते हैं बेटा, और आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी में हम साइन को बनाते हैं, साइन को। तो इस बार हम देखो आई और ई को एक एक्सिस पे रखेंगे, हम बोलेंगे देखो हमारा आई ये रहा और ई रहा,
और समय के साथ मुझे ग्राफ बनाना है। तो इसी ग्राफ में बनेगा, सबसे पहले बनाएंगे हम कौन सा वाला, ऊपर वाला जो बड़ा होता है। आपको मैंने बोला ना कि वोल्टेज बड़ा होता है बेटा, वोल्टेज बड़ा होता है, तो वोल्टेज बड़ा है तो बेटा ये ई नॉट वाली ग्राफ बनाएंगे। ये ई नॉट वाली बड़ी वाली ग्राफ होगी ई नॉट की, ई नॉट साइन ओमेगा टी की, और जो छोटी वाली ग्राफ होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, ठीक है। तो वेव डायग्राम में हम साइन को बनाते हैं, फेजर डायग्राम में हम आई नॉट और ई नॉट को दिखाते हैं। ई नॉट आगे होगा बेटा, वोल्टेज आगे होता है, ये वोल्टेज मतलब ज्यादा होता है, आगे नहीं जाता, यहाँ वोल्टेज ज्यादा है बेटा, वोल्टेज ज्यादा है। और सबसे खास बात क्या ध्यान रखना है कि यहाँ भी ओमेगा टी है, यहाँ भी ओमेगा टी है, दोनों का एंगल सेम है, तो हम बोलते हैं नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस, ध्यान रखना बेटा, नो फेज डिफरेंस, क्योंकि यहां पर ओमेगा टी है, यहां भी ओमेगा टी है। फेज मतलब एक प्रकार से एंगल, दोनों में ही ओमेगा टी है, दोनों में एंगल का कोई डिफरेंस नहीं है। यानी जो हमें पहला केस पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस वाला, रेजिस्टेंस वाले में अरे यार ये रेजिस्टेंस वाले में फेज डिफरेंस नहीं होता, तो जीरो फेज डिफरेंस बेटा, जीरो फेज डिफरेंस, ये बात याद रखना, फेज डिफरेंस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आई होप आप समझ गए होंगे, फटाफट आगे बढ़ते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम बात करेंगे एसी सर्किट विथ इंडक्टर एल। अब ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप एनसीईआरटी के इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे। वैसे मेरी वीडियो सभी बोर्ड्स के लिए होती है, ठीक है ना, क्योंकि मैं एनसीईआरटी नेशनल बुक को फॉलो करता हूं। स्टेट बोर्ड हो, चाहे आईएससी बोर्ड हो, डीएवी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बच्चा पढ़ सकता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि टॉपिक क्या है, कि एक इंडक्टर है एल, ठीक है ना। देखो देखो कोई इंडक्टर, इंडक्टर क्या होता है बेटा, ऐसे गोल गोल, ऐसे गोल गोल सोलेनोइड की तरह, देखो ऐसे, इसे बोलते हैं इंडक्टर। जब वायर को ऐसे स्प्रिंग टाइप का बनाते हैं ना वायर को, उसको इंडक्टर कहते हैं। तो इसके लिए एक चीज होता है एल, एल को इंडक्टेंस कहा गया, एल को इंडक्टेंस कहा गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर समझना कि एक इंडक्टर है, उसमें हमने एसी लगा दिया, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इंडक्टर के अंदर हम एसी लगा रहे हैं और हमें ये सभी चीजों का मतलब समझना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो इसके पीछे बहुत सिंपल सी थ्योरी होती है कि जब हम लोग ये लगाते हैं ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसके अंदर करंट आएगा, करंट। तो हमें इस करंट को फाइंड करना है। तो हम बोलते हैं अगर प्योर इंडक्टर है, तो ये आपने चैप्टर 6 में ईएमआई में ये पढ़ा होगा, ईएमआई में ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से प्यारे बच्चों देखो, हमारा मुद्दा ये है कि हम यहाँ पर करंट निकाले, तो यहाँ पर हम डी आई को साइड कर लेते हैं, डी आई, तो ई इंटू में डी टी होगा और एल से ये डिवाइड हो जाएगा, तो ई इंटू में डी टी एल से डिवाइड हो गया। और जैसा कि यहाँ पर डी आई है, डी आई, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है ताकि हम करंट को निकाल सके। जो बायो वाले बच्चे हैं वो तो फटाफट ऐसे इसको याद करते चले जाएंगे, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर बेटा असली खेल स्टार्ट होता है जो 90% बच्चों को समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स है। देखो अब ई की वैल्यू क्या होती है सब जानते हैं कि हम ई की जगह पर लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी। अरे सबको पता है ई इक्वल टू होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ई की जगह पर लिख देंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी, नीचे एल है, नीचे एल रहेगा और बगल में है डी टी, और ये डी आई का इंटीग्रेशन आई बन जाएगा। अब असली खेल स्टार्ट होता है। देखो ई नॉट और एल तो अपनी जगह पे ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो साइन का इंटीग्रेशन है वो माइनस का कॉस बन जाएगा, माइनस कॉस। तो साइन का इंटीग्रेशन बन जाता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। अब मैथ्स वाले बच्चे तो समझ जाएंगे, बायो वाले रट लेंगे, इसको और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। कि देखो साइन ओमेगा टी जो है, साइन ओमेगा टी बन जाएगा कॉस ओमेगा टी अपॉन में होगा, कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा और माइनस भी आएगा साथ में। तो बेटा ये हमारे करंट की इक्वेशन है। तो यहां से हमने क्या निकाला, हमने ये निकाला कि ओमेगा को हम एल के पास ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा ओमेगा, देखो साइन बन गया कॉस ओमेगा टी, और ये जो ओमेगा है उससे डिवाइड हो गया, समझे, ये जो ओमेगा है इसी से डिवाइड हो जाता है बेटा, है ना। तो इस ओमेगा से ये डिवाइड हो जाता है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या निकला, कहानी ये निकला कि ये ओमेगा एल यहाँ आ जाएगा, तो ई नॉट के नीचे ओमेगा एल आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी रहेगा, माइनस का साइन माइनस रहेगा। अब यहाँ पर सबसे खास बात क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना कि ये जो आपने ई नॉट ओमेगा एल, इसको ध्यान से देखना, ये जो हमारा टारगेट है। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि ई नॉट के नीचे रेजिस्टेंस होता है बेटा, ई नॉट के नीचे रेजिस्टेंस होता है, और यहाँ पर है ई नॉट के नीचे ओमेगा एल। तो भैया अगर ई नॉट के नीचे रेजिस्टेंस होता है और यहाँ ई नॉट के नीचे ओमेगा एल है, तो ये जो रेजिस्टेंस वाली वैल्यू है वो कहीं ना कहीं समझना, देखो ई नॉट के नीचे रेजिस्टेंस और यहाँ ई नॉट के नीचे ओमेगा एल, तो यहाँ पर जो ओमेगा एल है वो रेजिस्टेंस जैसा ही होता है। ट्रिक है ये कि जैसे ई नॉट के नीचे ओमेगा एल है, ई नॉट के नीचे रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस और ओमेगा एल दोनों मौसेरे सौतेले भाई है। तो ये जो यहाँ पे इंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस यानी ओपोजिशन, ओपोजिशन इसका नाम कुछ और होता है बेटा, इसका नाम कुछ और होता है, ओपोजिशन ओमेगा एल होता है। तो ओमेगा एल यहाँ पर ओपोजिशन होता है, रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब बेटा यहाँ पर माइनस और यहाँ पर कॉस है, कॉस, तो हम कॉस को ना साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब हम इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो कॉस है साइन में ऐसा कन्वर्ट हो जाता है, साइन इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। बेटा ये प्योर ट्रिग्नोमेट्री है, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, चीजों को बस समझ लो। तो ये करंट की इक्वेशन आ गई, करंट की इक्वेशन आ गई ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। और आप सब जानते हो कि जो ई नॉट अपॉन में आर, ये रेजिस्टेंस की तरह, देखो मैंने बोला ना ओमेगा एल रेजिस्टेंस की तरह, तो ई नॉट अपॉन में आर को हम आई नॉट बोलते हैं, तो बाद में इसी को आई नॉट बोल देंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो प्यारे बच्चों ये करंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से सीखने वाली बात क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ से सीखने वाली बात ये है कि देखो अरे यार गड़बड़ हो गया। सीखने वाली बात क्या है कि अगर हम वोल्टेज लगाते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमें करंट मिलेगा। करंट क्या मिलेगा, ये भी यहाँ गड़बड़ टाइपिंग कर रखी है यार, पता नहीं क्या है, इनको पैसे किस बात के देता हूँ मैं, बताओ यार। टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं है इनमें, टैलेंट कुछ भी नहीं है यहाँ में, ठीक है। सैलरी सबको टाइम पे चाहिए, बुरा मत मानना, लेकिन नहीं सच्चाई है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, तो हमारा करंट क्या निकला, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू क्यों आया, जब हम कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे ना, तो हमें 90 डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा साइन 90 माइनस पाई बाई साइन थीटा माइनस पाई बाई टू माइनस थीटा, ऐसा बचपन में पढ़ा होगा ना। आप लोग नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, सिंपल देखो कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, माइनस लगता है, मतलब माइनस का पाई बाई टू यहाँ पर आ गया। तो हमने बोला कि करंट हमारा अगर ईएमएफ ये है तो करंट आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। और यहाँ पर रिएक्टेंस, रिएक्टेंस मतलब ओपोजिशन, ओपोजिशन रुकावट, रेजिस्टेंस की तरह, रेजिस्टेंस का सौतेला भाई ओमेगा एल। ओमेगा एल को हम बोल रहे थे ओपोजिशन, तो ओमेगा एल के लिए सिंबल बनाया गया एक्स सी, जैसे आर होता है ना सिंबल, वैसे ओमेगा एल को एक्स एक्स एक्सएल, सॉरी एक्सएल एक्स नहीं एक्सएल, ओमेगा एल को बोला गया एक्सएल, एक्स के नीचे छोटा सा एल। तो ओमेगा एल क्या होता है, ओमेगा एल होता है रुकावट, जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे ही होता है, पर ओमेगा एल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक्सएल। तो बेटा ये कहानी है कि अगर एक इंडक्टर के अंदर एसी लगाएंगे तो करंट की इक्वेशन ये होगी, रेजिस्टेंस ये होगा, और ऐसी ऐसी बातें चल रही है। आप प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों कंक्लूजन क्या निकलता है कि जैसे हम लोग पहले लिखते थे ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी,
आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। मतलब पहले क्या अभी लिखा था हमने, जैसे लिखते थे ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर करंट जो है माइनस पाई बाई का 2 का रूप ले लेता है इंटीग्रेशन और मैथमेटिक्स की वजह से। और यहाँ पर एक्सएल का मतलब होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि रिएक्टेंस और रिएक्टेंस का बेसिक मतलब होता है ओपोजिशन, रुकावट टू द करंट, करंट को रुकावट। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे पहले लिखते थे हम पहले ई नॉट बाई रेजिस्टेंस, अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, ई नॉट बाई एक्सएल, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर, अब लिखना पड़ेगा आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई एक्सएल और या फिर ई नॉट बाई ओमेगा एल, क्योंकि एक्सएल और ओमेगा एल दोनों एक ही बात होती है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। अब इसके ऊपर मैं एक सिंपल सा आपको न्यूमेरिकल कराता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। सो पहले बच्चों एक क्वेश्चन है कि एल की वैल्यू है 1 हेनरी, हेनरी यूनिट होती है, और इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है मैक्सिमम करंट फाइंड करो। तो आप बोलोगे मैक्सिमम करंट का मतलब है आई नॉट, पीक वैल्यू आई नॉट, जो कि ई नॉट बाई एक्सएल होगा, एक्सएल मतलब रेजिस्टेंस, जिसका बेसिक मतलब है ई नॉट बाई ओमेगा एल, एक्सएल का मतलब ओमेगा एल होता है। तो यहाँ पर देखो अगर हम कंपेयर करें तो ई नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर करें तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देखोगे तो 314 की जगह पर ई नॉट आ जाएगा, ओमेगा की जगह पर 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे ई नॉट की जगह पर है 314, ओमेगा की जगह पर सॉरी ई नॉट की जगह पर 314, ओमेगा की जगह पर 30 आएगा बेटा, 30 और एल की जगह पर 1, तो 314 बाई 30 एम्पियर। इसे सॉल्व करके कैलकुलेटर से इसका आंसर मुझे बताओ। तो ऐसी बेसिक बातें ध्यान रखनी है, जैसे पहले था आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई रेजिस्टेंस, अब ई नॉट बाई एक्सएल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों ये सब चीज जानने के बाद अब हमें इसमें पढ़ना होता है बेटा फेजर डायग्राम एंड वेव डायग्राम। फेजर डायग्राम मैं आपको बनवाता हूं, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात समझना है कि ये है आपके वोल्टेज की इक्वेशन और ये है करंट का इक्वेशन। इसमें 90 डिग्री का माइनस आ रहा है, तो करंट है करंट लैग, लैग का मतलब पीछे होना, पीछे, बिहाइंड, बिहाइंड, बिहाइंड का स्पेलिंग सही है कि गलत बताना मुझे। देखो करंट लैग्स बाय 90 डिग्री, बिहाइंड है, करंट पीछे है बेटा। तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, देखो हम कहेंगे देखो भैया, अगर अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा कलर अलग लेके, हम कहेंगे देखो भैया अगर ये वाली वैल्यू मेरे ई नॉट की, थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया, ज्यादा मोटे से दिक्कत हो सकती है ना, तो ये ई नॉट है बेटा, ये हमारा अगर ई नॉट है तो जो हमारा आई नॉट वाला होगा ना वो माइनस पाई बाई 2 में होगा, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यानी नीचे, ये होगा हमारा आई नॉट। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का फर्क आता है। तो ये होता है बेटा फेजर डायग्राम। अब बात करते हैं वेव डायग्राम बेटा। तो वेव डायग्राम में क्या होता है कि देखो पहला वाला जो हमारा होगा, ये वाला, ये जो सिंपल वाला, बिल्कुल सिंपल वाला है, ये तो हमारा होगा ई नॉट वाला, ई नॉट मतलब हमारा ईएमएफ, लेकिन 90 डिग्री पीछे, ये जो 90 डिग्री पीछे मैं दिखा रहा हूँ, 90 डिग्री पीछे यहाँ पे ये 90 डिग्री पीछे जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ये हमारा करंट का होगा बेटा, है ना, तो ये हमारा करंट का होगा, करंट का। तो यहाँ पर ये वाला ईएमएफ का होता है और ये वाला होता है करंट का। तो ये बेटा होता है वेव डायग्राम। और इसके अंदर मैंने सारी बातें आपको बता दी, और भी बातें डिस्कस करते हैं, फटाफट नोट करो। अब दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि एक्सएल ओमेगा एल होता है और ओमेगा होता है 2 पाई एफ। बेटा पहले बताया था मैंने कि ओमेगा 2 पाई एफ होता है, और एफ का मतलब होता है बेटा फ्रीक्वेंसी। तो ये जो एक्सएल है, एक्सएल मतलब रुकावट, करंट को रुकावट, जो रुकावट है वो फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो जो एक्सएल है यानी रुकावट जो है फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, पहला पॉइंट ये। और जो मेन पॉइंट है ये, अगर हम डीसी डायरेक्ट करंट की बात करें तो डायरेक्ट करंट सीधा चलता है, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होने की वजह से अगर फ्रीक्वेंसी को जीरो करेंगे तो एक्सएल भी जीरो हो जाएगा, इसका एक्सएल जीरो होता है। यानी डीसी करंट के लिए रुकावट जीरो है बेटा, रुकावट, कोई रुकावट नहीं है। डीसी करंट के साथ ऐसा है कि कुंडली मत खटकाओ, सीधा अंदर वाला। तो डीसी करंट में क्या है, कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है बेटा। लेकिन एसी करंट की फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं होती, एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 100 हो सकती है, 100 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो सकती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं है तो रुकावट भी जीरो नहीं होगा, यानी एसी वाले को रुकावट मिलता है, खूब सारा रुकावट मिलता है। यहाँ तो लोहे की दीवार है, ऐसे मान लो एसी करंट के लिए लोहे की दीवार है, रुकावट है, रुकावट। तो ये बात आपको याद रखना है बेटा, फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली प्यारे बच्चों हम पहुंच गए हैं कि हमारे पास प्योर कैपेसिटर है, अब उसके अंदर एसी लगाना है, तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं। ये सब चीजें तभी समझ में आएगी दोस्तों जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे। तो फटाफट टॉपिक को पढ़ते, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मेरे साथ। तो मैं कह रहा था ये सारी बात समझने के लिए आपको पहले ये हिस्ट्री समझनी पड़ेगी कि एक कैपेसिटर है, समझना, एक कैपेसिटर है जिसमें ई नॉट साइन ओमेगा टी लगाया गया है। और कैपेसिटर के लिए चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा Q इज इक्वल टू सी भी, या Q इज इक्वल टू सी इंटू में ई, वी को हम ई लिख सकते हैं बेटा, है ना, Q इज इक्वल टू सी भी या फिर Q इज इक्वल टू सी इंटू में ई। तो सी तो अपनी जगह ही रहेगा, लेकिन Q की जगह पर ई की जगह पर Q इज इक्वल टू सी, ई की जगह पर ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से बेटा Q का इक्वेशन हमें मिल जाएगा, Q, ये बेटा Q का इक्वेशन है, Q इज इक्वल टू सी इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब कैपेसिटर के अंदर हमने लगाया है ईएमएफ, तो हमें करंट का पता लगाना है, करंट, हमें करंट का पता लगाना है। तो हमने कहा देखो यार करंट का फॉर्मूला होता है dq by dt, ये तो हम बचपन से जानते हैं, जब हम छोटे बच्चे थे तब से हम जानते हैं कि करंट का फॉर्मूला dq by dt होता है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करने वाले हैं, ये जो q की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, हमने यहाँ पर q की वैल्यू निकाली थी, अगर आपको याद हो तो q इज इक्वल टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर जो q है, q इस q की जगह पर लिख देंगे सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब बेटा c और e नॉट जो आपको दिख रहा है ये कांस्टेंट है बेटा, तो c और e नॉट बाहर आ जाएगा, और ये जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन d by dt, ये साइन का होगा बेटा, साइन का। तो c e नॉट बाहर आ जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है बेटा cos ओमेगा t, लेकिन ये ओमेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में बेटा ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर अब क्या हमें समझ में आया, देखो हमें समझ में आया कि ओमेगा इंटू में सी इंटू में ई नॉट, तो ओमेगा इंटू में सी इंटू में ई नॉट, ओमेगा इंटू में सी इंटू ई नॉट, और कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ई नॉट के नीचे हमें ओमेगा सी को लाना पड़ता है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना जो भी चीज होगी ना ई नॉट के नीचे होगी। यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा, ई नॉट के नीचे ओमेगा सी को लेके आना है, तो इसको 1 बाई ओमेगा सी लिख देते हैं, 1 बाई ओमेगा सी लिख देते हैं, क्योंकि नीचे लाने का यही तरीका है। ये मल्टीप्लाई को नीचे लाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 1 बाई ओमेगा सी, और कॉस को बेटा साइन में कन्वर्ट करने के लिए, कॉस को साइन में कन्वर्ट किया जाता है प्लस पाई बाई 2 लगा के, प्लस पाई बाई 2 लगा के साइन में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा, देखो आप लोग पहले से जानते हो ई नॉट के नीचे आर होता है बेटा,
ई नॉट के नीचे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रुकावट होता है, ई नॉट के नीचे हमेशा आर होता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ई नॉट के नीचे 1 बाई ओमेगा सी है, तो हमारा 1 बाई ओमेगा सी ओपोजिशन होगा, रुकावट होगा, रुकावट। तो यहाँ पर बेटा रुकावट जो है ना, करंट को रुकावट जो मिलेगा 1 बाई ओमेगा सी से मिलेगा। अच्छा, और बाद में इसी को हम एक्सी बोल देंगे, एक्सी, एक्सी मतलब रुकावट 1 बाई ओमेगा सी। अच्छा, ई नॉट ये हो गया और नीचे हो गया रुकावट, तो ई नॉट अपन में रेजिस्टेंस, ई नॉट अपन में रेजिस्टेंस को हम आई नॉट बोलेंगे, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब इन सभी चीजों को मैं इकट्ठा करके समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, वेट करो। सो मेरे प्यारे बच्चों, कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, लेकिन कैपेसिटर के केस में प्लस का पाई बाई 2 होता है, कैपेसिटर के केस में प्लस पाई बाई 2, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और जो रुकावट है, रुकावट एक्सी, ये 1 बाई ओमेगा सी होता है। तो पहले क्या है, पहले देते हैं ई नॉट बाई आर, अब लिखेंगे आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई एक्सी, यानी कि ई नॉट बाई एक्सी का मतलब है 1 बाई ओमेगा सी। देखिए एक्सी का मतलब 1 बाई ओमेगा सी, तो 1 बाई ओमेगा सी। तो ये कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, आप इसे नोट करो, यही चीज आपको समझ में आएगी, आप इसको पढ़ोगे कि यहाँ पर रिएक्टेंस जो है इसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी 1 बाई ओमेगा सी होगा। करंट जो है 90 डिग्री से लीड करेगा, देखो करंट लीड कर रहा है, करंट में पॉजिटिव है, कहां गया ये रहा, करंट में पॉजिटिव है बेटा, पॉजिटिव। करंट क्या कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, लीड मतलब आगे है, करंट आगे है बेटा। अभी हम फेजर डायग्राम सिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। और ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये प्लस का पाई बाई 2 है, और आई नॉट की जगह होगा ई नॉट बाई एक्सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम फेजर डायग्राम देखेंगे तो और आपको समझ में आएगा बढ़िया से। सो मेरे बच्चों, फेजर डायग्राम को समझते हैं। फेजर डायग्राम क्या होगा, जैसे कि ये ई नॉट है, तो हमने बोला कि यार मेरा जो ई नॉट है, दिस इज माई ई नॉट, थोड़ा मोटा हो गया, मोटे में दिक्कत हो जाती है, देख रहे हो कितना दिक्कत हो रहा है, मोटे में दिक्कत होती है, सब कह रहे हैं मोटा दिखता है, अच्छा है, सही है, वो है, पर मोटे में दिक्कत होती है बेटा। देखो ई नॉट जो है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर करंट आगे है बेटा प्लस पाई बाई 2, तो आई नॉट इधर होगा बेटा, आई नॉट इधर होगा प्लस का पाई बाई 2 यानी ऊपर की तरफ। बस हो गया फेजर डायग्राम। अब वेव डायग्राम में बताओ, जो बड़ा वाला किसके लिए होगा, बड़ा वाला ई के लिए, और छोटा वाला जो ये वाला होगा वो होगा आई के लिए। बस खत्म यार। इसमें ना ऊपर से उठाया हमने करंट को, करंट प्लस में है ना, तो प्लस में तो ऊपर से उठाया, बस सिंपल सा डायग्राम है। और आगे हम बात करते हैं गजब गजब की। सो प्यारे बच्चों, देखो एक्सी के बारे में समझते हैं। एक्सी का मतलब था रुकावट, है ना। तो अब जो रुकावट का फॉर्मूला है, कैपेसिटर के केस में रुकावट होता है 1 बाई ओमेगा सी, और ओमेगा जो होता है 2 पाई एफ होता है बेटा, यानी एक्सी और फ्रीक्वेंसी आपस में उल्टे हैं, तो इनवर्स का ग्राफ ऐसा बनेगा बेटा। ये ग्राफ है इनवर्स, एक्सी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ। अब यहाँ पर याद रखना कि जो डीसी होता है उसके लिए फ्रीक्वेंसी 0, और सोचो अगर किसी के नीचे का 0 हो जाए, नीचे का 0 हो जाए तो ये इनफाइनाइट आएगा आंसर, नीचे 0 होने का मतलब आंसर इनफाइनाइट आता है, तो एक्सी इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो रुकावट होने वाली है, जो रुकावट होने वाली है इनफाइनाइट। डायरेक्ट करंट के केस में रुकावट इनफाइनाइट होती है, यानी कि अगर एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर, कैपेसिटर में अगर डायरेक्ट करंट लगाएंगे, डीसी लगाएंगे, तो इनफाइनाइट रुकावट होगा, लोहे की दीवार खड़ी हो जाएगी, करंट जा ही नहीं पाएगा, करंट जा ही नहीं पाएगा, रुकावट इनफाइनाइट है बेटा। एक्सी मतलब रुकावट। एसी लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए एसी लगाने पर फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होता है, बल्कि फ्रीक्वेंसी हाई होता है, हाई। अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी तो एक्सी की वैल्यू कम होगी, आपस में उल्टा है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से एक्सी की वैल्यू कम हो जाती है, यानी एसी करंट के लिए रुकावट लो है, रोल, तो एसी करंट कैपेसिटर से आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन डीसी के लिए तो दीवार खड़ी हो गई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो प्यारे बच्चों, एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक कि माइनस आता है एल वाले के केस में, एल। तो भैया देखो, किसी के जीवन में ऐसे होता है ना, कहावत है कि एल लग गए, किसी के जीवन में अगर एल लग जाएगा तो उसके जीवन में नेगेटिविटी आ जाएगी, नेगेटिविटी। तो एल वाले के केस में करंट वाले इक्वेशन में नेगेटिव आता है। या एक और ट्रिक हो सकता है, ट्रिक क्या हो सकता है कि इसके नीचे जो है माइनस है, एल के नीचे माइनस है बेटा, एल के नीचे माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लग गया। अब सी देख के, सी मतलब कैपेसिटर, सी देख के पॉजिटिविटी आती है, कैपेसिटर देखो, कैपेसिटर मतलब एनर्जी, इसके अंदर एनर्जी है बेटा, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी भरी जाती है। आपको पता होगा कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच स्टोर्स एनर्जी। तो सी को देख के, सी के देख के पॉजिटिविटी आती है, तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा बेटा, प्लस। तो कैपेसिटर वाले में प्लस और इंडक्टर वाले में माइनस। आई होप आप समझ गए होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, सीरीज एलआर, सीरीज एलसी, देखो अगर आप एनसीईआरटी में जाओगे तो इन दोनों टॉपिक के ऊपर एनसीईआरटी ने अच्छे से बात नहीं किया है, लेकिन हम पूरी बात करेंगे जितना किया जाता है। सो सीरीज एलआर की बात करते हैं, एक बार ध्यान से देखना, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर लिखा है सीरीज एलआर सर्किट, यानी सीरीज के अंदर एल लगाएंगे और आर लगाएंगे, एल और आर लगा देंगे सीरीज के अंदर, और ये एक ऑल्टरनेटिंग, सिंपल सी बात है, ये एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, यानी कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर हमें देखना है। तो रेजिस्टेंस के अंदर हम पहले से ही जानते हैं कि जो करंट और जो इसके अंदर का वोल्टेज होता है, रेजिस्टेंस और करंट और वोल्टेज में कोई एंगल का गैप नहीं होता, मैंने बताया था, मैंने कहा आगे काम आएगा। लेकिन इंडक्टर के अंदर क्या होता है, इंडक्टर के अंदर वोल्टेज आगे होगा तो करंट 90 डिग्री पीछे होगा, तो करंट यहाँ पर पीछे बेटा, यहाँ पर करंट पीछे, आप देखो करंट पीछे है बेटा, तो यहाँ पर ये डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा कि करंट पीछे होता है। सेम सीरीज एलसी सर्किट में क्या होगा, आर और सी को लगाएंगे, तो आर के अंदर जो करंट होता है और जो वोल्टेज, वी आर का मतलब है रजिस्टर, वी आर का मतलब क्या पहले समझो, देखो करंट का मतलब है आई और वी आर का मतलब है वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। आपको याद करो, पहला पेज याद करो, पहला पेज मतलब जब मैंने पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में, मैंने कहा था इसका करंट और इसका वोल्टेज सेम डायरेक्शन में होता है, इसमें कोई एंगल का फर्क नहीं होता। इसका फेजर याद करो, ये फेजर डायग्राम है, इसके फेजर में करंट नीचे होता है, वोल्टेज से करंट नीचे होता है बेटा, करंट नीचे है। कैपेसिटर में क्या, देखो यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस है, करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में, पर कैपेसिटर केस में क्या होता है, कैपेसिटर केस में करंट आगे होगा तो करंट को ऊपर रखा है बेटा, और वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर नीचे रखा है। वीसी का मतलब है वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। अब सारा खेल यहां से स्टार्ट होगा, देखो सारा खेल फेजर डायग्राम से स्टार्ट होगा। फेजर डायग्राम क्या कहता है, फेजर डायग्राम समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा, वेट करो। आर और एल को लगाया अभी, फेजर डायग्राम समझ में आएगा कि करंट, देखो करंट और वोल्टेज एक सीधी डायरेक्शन में है, हाँ जी करंट वोल्टेज, तो करंट ये रहा, लेकिन करंट से ऊपर है ये वाला इंडक्टर वाला, तो करंट से ऊपर है इंडक्टर वाला 90 डिग्री। देखो आई ये रहा, हाँ जी आई ये रहा, वी आर ये रहा, हाँ जी वी आर ये रहा, लेकिन करंट, ये करंट से ऊपर, ये करंट है इसके ऊपर वीएल है, तो करंट के ऊपर वीएल बनाया। सेम यहां पर देखो,
यहां पर ये रहा करंट, करंट और वोल्टेज, करंट ये रहा, वोल्टेज ये रहा, करंट वोल्टेज ये रहा, लेकिन करंट से ये रहा, करंट करंट से 90 डिग्री, 90 डिग्री नीचे देखो, नीचे इसके नीचे देखो वीसी है, तो करंट से 90 डिग्री नीचे वीसी है बेटा। यहाँ करंट आगे है, वोल्टेज पीछे। मैंने कहा था कैपेसिटर में सी देखते हो और सी को देखते हो, तो सी वाले में करंट आगे होता है ना, तो करंट आगे है, वीसी पीछे, यानी कि आई वी आर वीसी, देखो आई वी आर वीएल, वीएल ऊपर होगा, आई वी आर वीसी नीचे होगा बेटा। अब यहां से याद करो, बचपन में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बचपन में हमने रिजल्ट में कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अभी हमारा एक वेक्टर ये रहा वी आर और एक वेक्टर है वी एल, तो इसका रिजल्टेंट बीच में आएगा, उसको बोलेंगे हम ई, ई नेट, नेट। तो नेट का फॉर्मुला क्या होता है, देखो अगर दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मुला बताओ, रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। अब ओम्स लॉ आ जाओ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है v इक्वल टू आई इंटू में आर होता है। तो अगर आप समझना, मेरी बात समझना, हम वी आर और वी एल और वी आर का रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो इसका जो नेट होगा, नेट उसको बोलेंगे ई नेट। तो आप समझना ध्यान से, जब हम ई लिखेंगे तो ई होता है आई इंटू में आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां पर मेरा ई नेट है, ई नेट, तो यहां पर करंट को मैं आई लिख रहा हूं, लेकिन जो समझना ध्यान से, समझना, करंट सॉरी करंट, देखो ई इज इक्वल टू आई आर, तो करंट को तो मैंने आई लिख दिया, लेकिन 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 रेजिस्टेंस का एक नया नाम रखा जाएगा जेड। सर ये जेड नाम क्यों रखेंगे, जेड इसलिए रखेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, समझो हम ये कर रहे हैं प्यारे बच्चों, एक तरफ है वी ऑफ रेजिस्टेंस और एक तरफ है वी ऑफ इंडक्टर, तो इसका रेजिस्टेंस है, अब देखो अगर यहां वोल्टेज है, सपोज करो इधर का रेजिस्टेंस है आर और इधर का रेजिस्टेंस है एक्सी, समझो इधर का रेजिस्टेंस तो आर होगा और एक्सी बोल रहा हूं मैं, आई एम सॉरी, एक्सएल, एक्सएल सॉरी एक्सएल, अभी फील करना, हल्का सा फील करना पड़ेगा। देखो जैसे हमने कहा कि वोल्टेज है वीएल, वोल्टेज है वीआर, तो वैसे ही समझना, क्या समझना, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस है एक्सएल, समझना, तो एक का रेजिस्टेंस आर है, एक का रेजिस्टेंस है एक्सएल, तो इन दोनों को मिला के टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक का रेजिस्टेंस आर है, एक का रेजिस्टेंस है एक्सएल, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस को हमने जेड बोला, जेड, तो जेड क्या है, इन दोनों का रेजिस्टेंस है, रिजल्ट, रिजल्ट, बात समझ पा रहे हो, तो इसलिए कहा गया है, तो जेड का मतलब है टोटल, जेड का मतलब बता रहा हूं, जेड का मतलब है, जेड का मतलब है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, या सिंपल भाषा में कहे तो ओपोजिशन, नहीं समझे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखो इधर देखना, इधर देखना, जैसे मैंने कहा कि एक वीएल है, एक वीआर है, तो वीआर और वीएल इस वोल्टेज और इस वोल्टेज का जो वो है, इस वोल्टेज और इस वोल्टेज का जो रिजल्ट है उसको हम ई बोल रहे हैं, तो इसका रेजिस्टेंस है आर और इसका रेजिस्टेंस है एक्सएल, तो इस वोल्टेज के लिए आर है, इस वोल्टेज के लिए एक्सएल है, तो ई के लिए क्या होना चाहिए, ई के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ई के लिए रेजिस्टेंस होगा जेड, तो जेड क्या है, जेड बेटा इसके रेजिस्टेंस और इसके रेजिस्टेंस का रिजल्ट है, इसके रुकावट और इसके रुकावट का रिजल्ट को हम जेड बोल रहे हैं। तो हमने बोला अच्छा, यानी अगर ये नेट वोल्टेज है तो हम लिखेंगे ई इज इक्वल टू आई इंटू में जेड, तो अगर ये नेट वोल्टेज है तो आई नेट इंटू जेड नेट, तो ये जेड क्या है, जेड, ये जेड है, ये जेड रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस, जैसे इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, तो ये टोटल वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज के अंदर ये होगा टोटल रेजिस्टेंस बेटा। अब यहां पर हम वीएल को क्या लिख देंगे, तो वी इज इक्वल टू आई आर होता है रेजिस्टेंस, तो वीएल, तो आई एक्सएल की वोल्टेज इंडक्टर का, तो रेजिस्टेंस भी इंडक्टर का एक्सएल होता है, तो आई स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर, वी आर का स्क्वायर, तो ओम्स लॉ वाला, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस मतलब ओम्स लॉ, आई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये आई स्क्वायर रूट से बाहर आके इस आई से कट जाएगा, तो हमें मिलेगा जेड, तो जेड क्या मिला, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस जेड का मतलब क्या है ये आपको समझना है, देखिए इस जेड का मतलब क्या है ये हम थोड़ा समझते, देखिए जेड का ये मतलब है कि अगर अगर इस तरफ रेजिस्टेंस है आर और इस तरफ इंडक्टर है, इंडक्टर मतलब एक्सएल, तो अगर अगर ये 10 ओम है और मान लो ये 5 ओम है, 5 ओम, ये 10 ओम है, ये 5 ओम, ये 10 ओम क्या है बेटा आर और ये एक्सएल है बेटा, एक्सएल 5 ओम है, तो इनका जो रिजल्ट होगा उसको हम जेड बोलेंगे बेटा, जेड, जेड, तो जेड कैसे निकलेगा, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो जेड क्या है, जेड, जेड, जेड इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस है बेटा, समझना, जो हमारा जेड निकल रहा है ना, जेड, ये जेड जो है इन दोनों का रेजिस्टेंस है। मैं कुल मिला के अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो देखो, जैसे हमने कहा आपको कि हमारे पास इधर है वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, इधर वोल्टेज ऑफ इंडक्टर, तो आप बोलोगे इन दोनों का वोल्टेज होगा ई, ई नेट, इन दोनों का नेट आ गया। उसी प्रकार से अगर इधर मेरा है सिर्फ रेजिस्टेंस और इधर है रेजिस्टेंस इंडक्टर का, तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा उसको हम जेड बोलेंगे, जेड बोलेंगे, जेड इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस है, यानी रेजिस्टेंस के लिए आर भी यूज होता है, रेजिस्टेंस के लिए एक्सएल भी यूज होता है, रेजिस्टेंस के लिए एक्सी भी यूज होता है और रेजिस्टेंस के लिए जेड भी यूज होता है। तो जेड का इस्तेमाल होता है जब दोनों का हमें निकालना है, तो जेड आर और एक्सएल का रिजल्ट है बेटा, रिजल्ट, रिजल्ट ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है। तो हमने यहां समझ लिया जेड का क्या मतलब है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों थोड़ा इधर देखो, थोड़ा इधर देखिए, इधर देखिए, इधर अब थोड़ा कैपेसिटर वाला समझ लेते हैं। कैपेसिटर वाले में तो कैपेसिटर वाले का फेजर डायग्राम हमने समझ लिया था। हमने कहा था देखो इधर करंट है, इधर वोल्टेज है, तो इधर होगा वीसी, क्योंकि कैपेसिटर केस में करंट ऊपर होता है, करंट ऊपर है, वोल्टेज नीचे। अब क्या होगा देखो, अब इन दोनों का जो रिजल्ट होगा समझना ध्यान से। अब ये जो वीआर है और वीसी, दो वोल्टेज का रिजल्टेंट इधर होगा, जिसको हम ई नेट बोलेंगे। तो हमने कहा अच्छा, जो हमारा ई नेट होगा वो वीसी और वीआर का स्क्वायर होगा। लेकिन ओम्स लॉ कहता है ई इज इक्वल टू आई इंटू में रेजिस्टेंस, तो आई की जगह तो आई रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस में हम यहाँ पर जेड डालेंगे, जेड। जेड क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो बंदे हैं और दो बंदे का जब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे उसको जेड लिखेंगे, तो यहाँ हमने जेड लिख दिया। अब ये जो आई, अब देखो वीसी का मतलब क्या हो जाएगा, वीसी का मतलब क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से वीसी मतलब आई इंटू में एक्सी। एक्सी क्या होता है? एक्सी रेजिस्टेंस होता है बेटा। कैपेसिटर के लिए जो रेजिस्टेंस है उसको हम एक्सी बोल रहे हैं।
तो VC क्या हो जाएगा, I इंटू में R, तो VC स्क्वायर आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर कट जाएगा बेटा इस I से बाहर निकल के, सीरीज है सीरीज इसीलिए। तो Z क्या बचा, Z एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर, तो यहाँ पर Z है Z एक्सएल स्क्वायर आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा, मैं आपको कंक्लूजन देता हूँ कि अगर एक रेजिस्टेंस लगा है और एक इंडक्टर लगा हुआ है, XC लगा हुआ है, XC बोल रहा हूँ बार बार, XL, R और XL लगा हुआ है, यानी R एंड L लगा हुआ है, R मतलब रेजिस्टेंस, L मतलब इंडक्टर, लेकिन इंडक्टर के लिए हम XC का इस्तेमाल करते हैं, तो इनका जो रिजल्ट आएगा उसको बोल रहे हैं Z, तो Z क्या होगा, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। लेकिन अगर लगा हुआ है एक R और एक C लगा है कैपेसिटर XC, तो इसके लिए Z हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अच्छा, इस केस में अगर मुझे I नॉट लिखना है तो I नॉट होना चाहिए E नॉट अपॉन में रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को हम Z बोल रहे हैं बेटा, Z E नॉट अपॉन में R होता है ना बेटा, जैसे होता था E नॉट अपॉन में R पहले होता था पहले, अब ये नहीं होगा, अब होगा I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन में Z। और सेम यहाँ पर I नॉट क्या होगा, E नॉट अपॉन में Z। तो ऐसे हम समझ पा रहे हो, अभी मैं और थोड़ा बढ़िया समझाता हूँ, आप समझ जाओगे। देखो अब आपको सब समझ में आएगा। देखो अगर सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो I नॉट जो होगा E नॉट अपॉन में R, ठीक है जी। अगर इंडक्टर लगा हुआ तो E नॉट अपॉन में XL, और सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ, सिर्फ कैपेसिटर, तो I नॉट क्या हो जाएगा, E नॉट अपॉन में XC, क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए R होता है, इंडक्टर के लिए XL, इसके लिए XC होता है, और R और L दोनों लगा हो तो हम बोलेंगे I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन में Z, E नॉट अपॉन में Z। अबे Z क्या होगा, R स्क्वायर प्लस L का XC स्क्वायर, तो XL स्क्वायर और R स्क्वायर। अगर R और C लगा हुआ है तो E नॉट अपॉन में Z, अब Z बोलेंगे, दो के लिए Z होता है, Z इन दोनों का रिजल्ट होता है Z, और Z क्या होगा, XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कसम से कह रहा हूँ, सर पे हाथ रख के कसम, बहुत इरिटेशन है, पंखा ऑन नहीं कर रखा क्योंकि आवाज बिगड़ जाएगी माइक के अंदर, बहुत इरिटेशन है, दिमाग बिल्कुल खराब हो गया, बहुत देर से लगा हुआ हूँ। क्यों, पहले लिखता हूँ, शूट करता हूँ, लिखता हूँ, शूट करता हूँ, कई बार क्या बताऊँ, कई बार प्लीज बिना सब्सक्राइब किए, बिना सपोर्ट किए मत जाना, वरना कसम से कह रहा हूँ मैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि कर्मा देख रहा है, बस बुरा मत मानना, बस दिल एकदम से भर आया ऐसे करते करते ना, समझा समझा के एकदम से, सॉरी अगर आपको बुरा लगा, हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर छू रहा हूँ, माफ कर देना। यार दोस्तों क्या बताऊँ, पूरी वीडियो बनाई थी, ऑडियो गायब हो गया, बीच बीच में से ऑडियो गायब हो गया, इसलिए मुझे यहाँ बनाना पड़ रहा है एडिटिंग के टाइम। देखिए जेड का मतलब नेट ओपोजिशन, तो मैंने कहा था जेड एक प्रकार से रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस है ना। अब मैं आपको गजब गजब की ट्रिक देता हूँ, ट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अभी हम एक ट्रिक बनाएंगे, ट्रैंगल। ये जो ट्रैंगल दिख रहा है मैं समझाता हूँ। देखो कभी भी आर और एल लगा हो, आर और एल साथ में लगा हो, तो इस ट्रैंगल को याद कर लो। इसको ना कई लोग इम्पीडेंस ट्रैंगल भी कहते हैं, जैसे कि इम्पीडेंस ट्रैंगल, क्योंकि जेड का नाम होता है इम्पीडेंस, तो इसको इम्पीडेंस ट्रैंगल भी कहते हैं। ठीक है, आप लिख लेना, ठीक है। देखो कभी भी आर और एल लिखा हो तो ट्रैंगल याद कर लो। ट्रैंगल ऐसे बनाओ, इस ट्रैंगल के अंदर ये एंगल होता है फाई, और फाई का मतलब क्या है, देखो फाई का मतलब है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट एंड वोल्टेज में कितना फेज का डिफरेंस है, फेज मतलब एंगल, तो फाई होता है फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच में। देख लो, करंट आई मतलब करंट, वोल्टेज मतलब वी। तो नीचे होगा वी आर मतलब वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ होगा वी एल वोल्टेज ऑफ इंडक्टर, यहाँ होगा ई मतलब नेट ई एम एफ। ठीक है जी, ये ट्रैंगल याद कर लो। अभी फिर ये ट्रैंगल याद कर लो, इस ट्रैंगल में यहाँ फाई होगा, ठीक है, जैसे हर किसी में होता है। ये वाला ट्रैंगल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो इसको हम जेड बोलेंगे, नीचे वाले को आर बोलेंगे, इस वाले को एक्सएल बोलेंगे। ये वाला ट्रैंगल वोल्टेज के रूप में है, देखो वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर, ईएमएफ। और ये वाला जो ट्रैंगल है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस एक्सएल और जेड भी तो रेजिस्टेंस ही होता है। तो ट्रैंगल याद कर लो। अब इस ट्रैंगल में क्या है कि हम कॉस फाई निकाल सकते हैं। अगर मान लो इसका कॉस फाई निकालूंगा तो क्या आएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस वी आर बाई ई आएगा। इसका कॉस फाई निकालेंगे तो क्या आएगा, इस वाले का कॉस फाई निकालेंगे तो बेस है आर और हाइपोटेनियस है जेड। तो अच्छा एक मिनट, यहाँ गलती किया है, आर अपॉन में जेड, ठीक है। तो अगर इस वाले का अगर हम कॉस फाई निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, कॉस फाई, बेस ये रहा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो कॉस फाई। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि इस कॉस फाई को ना फिजिक्स में पावर फैक्टर बोला गया है, पावर फैक्टर, तो याद रखना पावर फैक्टर बोलेंगे आगे इसी को, फ्यूचर में कॉस फाई को, वो आगे मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। तो फिलहाल अभी हमने ये समझ लिया आर। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आप ज़्यादा समझोगे। क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन है कि यार आर लगाया है, एक्सएल लगाया है, और फेज डिफरेंस है पाई बाई 3। तो आर की वैल्यू दी है और एक्सएल की वैल्यू पूछी है, तो हम यहाँ पर तुरंत अपना ट्रैंगल बना लेंगे। ट्रैंगल कौन सा वाला बनाएंगे, आर वाला, एक्सएल वाला और जेड वाला, और फेज की वैल्यू है यहाँ पर है पाई बाई 3। ठीक है जी। ये ट्रैंगल मैंने क्यों बनाया, क्योंकि देखो ये ट्रैंगल याद करो, एक्सएल आर और जेड वाला ट्रैंगल, क्योंकि यहाँ पर आर और एक्सएल की ही बात की गई है। तो यहाँ पर हम फटाफट क्या निकाल सकते हैं, इसने बोला एक्सएल निकालो, तो मैं यहाँ पर टेन फाई लगाऊंगा। टेन फाई क्या होगा, मेरा परपेंडिकुलर जो कि एक्सएल है अपन में बेस जो कि आर है। तो जैसे हम टेन, देखो यहाँ पर मैंने कॉस लगाया है, आप टेन कॉस कुछ भी लगा सकते हो, ट्रैंगल आना चाहिए बस बनाने। ट्रैंगल बनाया, टेन फाई लगा दिया, एक्सएल अपन में आर, तो टेन पाई बाई 3 60 डिग्री इज इक्वल टू एक्सएल अपन में आर। आर की वैल्यू दे रखी है 10, तो आर की वैल्यू यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, और ये होता है 60 डिग्री, रूट थ्री इंटू 10, ये हमारे एक्सएल की वैल्यू आ गई। यानी अगर आप ये ट्रैंगल और एंगल सीख गए, ये ट्रैंगल और एंगल आपको आ गया, तो ईजिली आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, आर और एक्सएल वाला कोई भी क्वेश्चन हो, है ना। तो आर और एल वाला सीख लिया आपने, एल मतलब एक्सएल वाला। अब प्यारे बच्चों सेम ट्रैंगल आर और सी का, आर और सी में क्या होगा, देखो यहाँ पर एक ट्रैंगल बनेगा वोल्टेज वाला, तो यहाँ पर वी आर हो जाएगा, यहाँ वी सी हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा। और एक ट्रैंगल बनेगा रेजिस्टेंस वाला, तो यहाँ पर आर हो जाएगा, यहाँ पर एक्स सी हो जाएगा, यहाँ जेड हो जाएगा। यहाँ भी आप टेन फाई कॉस फाई जो मर्जी निकाल सकते हो। जैसे मैं इस वाले ट्रैंगल के लिए निकाल रहा हूँ टेन फाई, तो परपेंडिकुलर क्या है,
एक्स सी और बेस क्या है आर, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इन दो ट्रायंगल की हेल्प से आर आर और एल वाले के लिए इन ट्रायंगल की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करना, और आर और सी के लिए इन दोनों ट्रायंगल से क्वेश्चन सॉल्व करना, कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। लव यू। सो फाइनली प्यारे बच्चों हम पहुंच गए हैं सीरीज एलसीआर सर्किट। आई होप आपको इंपीडेंस ट्रायंगल समझ में आ गया हो। ट्रायंगल बना था एक बार आर और एल के लिए, एक बार आर और सी के लिए। क्वेश्चंस के डिमांड के हिसाब से हम ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल बना के क्वेश्चन को सॉल्व क्या करेंगे। मैंने आपको 4 ट्रायंगल बनाए, चारों बताए, आपको चारों याद होना चाहिए। अब सीरीज एलसीआर सर्किट क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सीरीज एलसीआर सर्किट में क्या होता है दोस्तों, थोड़ा डिटेल में समझना कि जैसे यहां पर आप देखोगे तो आर के अंदर करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में होता है। कैपेसिटर के अंदर करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे होता है बेटा, वीसी पीछे है। और इंडक्टर के अंदर करंट पीछे है और वोल्टेज आगे है। ठीक है, तो अगर इसका हम फेजर डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा। क्या बनेगा कि एक बार करंट ये है, थोड़ा इसको फील करना। एक बार करंट यहां पर है प्यारे बच्चों, एक बार करंट हमारा यहां पर है। अगर हमारा करंट यहां पर और वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस उसी डायरेक्शन में है, रेजिस्टेंस का सेम डायरेक्शन में होता है, लेकिन इंडक्टर वाले का वोल्टेज ऊपर होता है बेटा, और कैपेसिटर वाले का वोल्टेज नीचे होता है। तो बेटा ये फेजर डायग्राम है बेटा, ये फेजर है, फेजर। अब यहां पर क्या क्या चीजें हो सकता है समझिए। एक फोर्स ऊपर है और एक फोर्स नीचे है। तो यहां हमने केसेस बनाया, केसेस क्या बनाया कि अगर हमारे ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हुआ, अगर हमारा ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, तो सोचो इस वाले केस के लिए कैसा ट्रायंगल बनेगा। देखो इस वाले केस के लिए ट्रायंगल ऐसा बनेगा कि VL माइनस VC और इधर होगा VR। फील करो, देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर VL है बेटा, ये VL है और ये VC है। तो मैंने कहा ऊपर वाला ज्यादा है और नीचे वाला कम है। मान लो ऊपर वाला 100 है और नीचे वाला है 40, तो ऊपर का फोर्स है 100 और नीचे है 40, तो ऊपर 60 बचेगा, 60, क्योंकि ऊपर का 100 है नीचे 40 है, तो कट पिट के 60 बचेगा। सेम तो हमने बोला अगर VL ज्यादा है तो ऊपर होगा VL माइनस VC, ऊपर बचेगा VL माइनस VC। और इसका जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे, नेट निकालेंगे, नेट ई नेट निकालेंगे तो क्या आएगा, VL माइनस VC का स्क्वायर और VR का स्क्वायर। तो यहां पर आएगा बेटा VL माइनस VC स्क्वायर और R का स्क्वायर, VR का स्क्वायर, V ऑफ R का स्क्वायर है ना, सॉरी V ऑफ R, क्योंकि ये वोल्टेज की बात कर रहे हैं ना। तो अब इसी से हम Z निकालेंगे, तो Z कैसा आ जाएगा, Z आएगा अंडर रूट XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब रेजिस्टेंस में हमने कन्वर्ट कर दिया, ये टोटल रेजिस्टेंस है बेटा, इसी को इंपीडेंस बोल रहे हैं, इंपीडेंस। पीछे बेटा हमने इंपीडेंस ट्रायंगल बोला था, अगर आपको याद हो, कहां गया ये रहा, इसको इंपीडेंस ट्रायंगल बोला था हमने, ये रहा इंपीडेंस ट्रायंगल इसको बोला था। क्यों, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है और Z है उनका टोटल, और उनके बीच का ट्रायंगल है जिसे हम cos फाई tan फाई लगा के हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, अब बताओ मैं क्वेश्चंस की वीडियो बना दूं क्या आपके लिए, कमेंट कर दो, बना दूंगा। फिलहाल हमारा टारगेट कुछ और है, हमारा टारगेट ये है, हमारा टारगेट ये समझना है कि ये इंपीडेंस हमारा निकल के आएगा। अब अगला गेम क्या हो सकता है कि VL छोटा पड़ जाए और VC बड़ा हो जाए। अगर VC बड़ा हो जाए तो क्या होगा समझो, अगर हमारे नीचे वाला बड़ा हो गया, समझ आता है, देखो इस वाले केस को समझो, इधर है VR और नीचे वाला बड़ा है, यानी कि VL माइनस VC, तो इनका रिजल्टेंट इधर से आएगा EMF। तो रिजल्टेंट EMF क्या हो जाएगा बताओ, अच्छा कौन सा बड़ा है, सॉरी VC बड़ा है ना, देखो VC बड़ा है इस बार, VC, तो यहाँ आएगा VC माइनस VL बेटा, नीचे वाला बड़ा है, VC बड़ा है, तो VC माइनस VL का स्क्वायर, VR स्क्वायर, और Z निकालेंगे तो Z मतलब इंपीडेंस, रेजिस्टेंस के फॉर्म में, तो XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, मतलब रेजिस्टेंस में हमने कन्वर्ट कर दिया। और तीसरा केस होता है बेटा, तीसरा केस ये होता है कि अगर ऊपर के और नीचे के बराबर हो गए तो क्या होगा। तो देखो पहले एक बात सुनो, इसको बोलते हैं कि L डोमिनेट कर रहा है, तो इंडक्टिव डोमिनेटिंग बोलते हैं इसको, इंडक्टिव डोमिनेटिंग। यहां पर ये डोमिनेट कर रहा है, जीत रहा है, इंडक्टिव डोमिनेटिंग बोलते हैं। यहां इसको बोलेंगे कैपेसिटिव डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग बोलेंगे इसको, कि यहां पर कैपेसिटर जीत रहा है प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों यहां पर कोई नहीं जीत रहा, यहां दोनों बराबर है। VL VC कट गए, बस ये बचा I और VR बचा, VL VC कट गए, तो VC और VL कट गए, तो ये 0 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, VR का स्क्वायर बेटा, क्योंकि ये EMF है ना, EMF, तो V ऑफ R का स्क्वायर, तो E हो जाएगा VR के बराबर, यानी जो टोटल है, टोटल नेट टोटल सिर्फ VR के बराबर होगा। क्यों, बाकी तो कट गए ना, देखो ये 0 हो गया बेटा। और Z किसके बराबर हो जाएगा, फिर Z हो जाएगा R के बराबर, सिर्फ रेजिस्टेंस बचेगा। देखो वोल्टेज बचा, रेजिस्टेंस, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस इज नेट EMF, तो रेजिस्टेंस होगा Z, इंपीडेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो Z के बराबर ही होगा, क्योंकि कट गए, VL और VC कट गए। इसी को बेटा रेजोनेंस बोलेंगे हम। रेजोनेंस क्यों बोलेंगे, रेजोनेंस इसलिए बोलेंगे क्योंकि ऊपर का रेजिस्टेंस और नीचे का रेजिस्टेंस गायब हो गया। रेजिस्टेंस अगर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो करंट मैक्सिमम होगा। रेजोनेंस का मतलब है करंट मैक्सिमम बेटा, तो करंट बेटा मैक्सिमम हो जाता है ना। तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं। तो VL इक्वल टू VC का मतलब क्या है, VL इक्वल टू VC का मतलब है कि XL इक्वल टू XC हो गया बेटा, यानी ऊपर का रेजिस्टेंस और नीचे का रेजिस्टेंस कैंसिल हो गया और हमारा करंट मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस गायब हो गए, रेजिस्टेंस गायब होगा तो करंट बढ़ जाएगा, तो इसी को रेजोनेंस कहा गया है। तो 3 केस में पढ़ना होता है बेटा। अब यहां पर मैं आपको गजब की बात बता रहा हूं, इंपीडेंस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ट्रिक देखो, ट्रिक बहुत सिंपल है। ट्रायंगल बनाओ और याद कर लेना इस ट्रायंगल को, ये बेटा फाई का मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। यहां पर होगा VR का स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा VL माइनस VC, सिंपल VR तो हो गया VL माइनस VC, और ये हो जाएगा नेट EMF। अब इस ट्रायंगल से आप cos फाई लगाओ, tan फाई लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेम इसका ट्रायंगल बनाते हैं, देखो
इसका ट्रायंगल क्या होगा, VC माइनस VL वाला, तो इसका ट्रायंगल ऐसे बनता है बेटा उल्टा। तो ये हमारा V ऑफ रेजिस्टेंस है, ये है VC माइनस VL, और ये नेट EMF, और ये फाई। यहां से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बेटा, कैपेसिटर वाला कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जिसमें कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस हो। सीरीज LCR बेटा, हम पढ़ रहे सीरीज LCR की, R भी है, C भी है और L भी है ना। तो ये इंपेडेंस मैंने आपको बता दिया, ये रहा इंपेडेंस बेटा। अब इस ट्रायंगल को ऐसे भी बना सकते हैं कि मैं सिर्फ रेजिस्टेंस लिखूं, तो यहां हो जाएगा XC माइनस XL, सिर्फ रेजिस्टेंस, तो यहां पर आएगा Z। और यहां पर भी हम ट्रायंगल बना सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि अगर ये मेरा रेजिस्टेंस है तो ये हो जाएगा, अरे यार मैं बार बार XC क्यों लिख देता हूं, ये XL माइनस XC होगा, और ये मेरा हो जाएगा XC माइनस XL, और ये हो जाएगा Z, और ये फाई। तो यहां से हम cos फाई, sin फाई, tan फाई कुछ भी लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कोई टेंशन वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। और ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया, ये रहा। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा दोबारा से, रुक जाओ, ठीक है। तो फिलहाल ये सब बातें आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम बात करेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। तुम्हें पता है रेजोनेंस के टाइम पर XL और XC बराबर हो जाते हैं और कट जाते हैं, और रेजोनेंस का मतलब होता है करंट मैक्सिमम। इसका मतलब होता है बेटा करंट मैक्सिमम। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्या है कि XC और XL बराबर है, तो हम क्या करेंगे, ओमेगा को ओमेगा के पास भेज देंगे, तो ओमेगा स्क्वायर L को यहां भेज देंगे, LC आ जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू, अभी ओमेगा का स्क्वायर है, रूट लगाएंगे तो 1/√LC हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होगा, इस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होगा। अब इसी ओमेगा को हम ऐसे लिखते हैं 2πf, तो 1/√LC। अब इस 2π को यहां भेज दूंगा, ओमेगा को 2π लिख दिया हमने, तो 2π को अगर हम यहां भेज देंगे तो 2π√LC बेटा। तो इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी की वजह से रेजोनेंस होगा। तो ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये सिंपल फ्रीक्वेंसी बेटा। तो रेजोनेंस क्या होता है, जब करंट मैक्सिमम हो जाता है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे कि सीरीज LCR क्या है, ट्रायंगल से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर हमारा सीरीज LCR है तो इस ट्रायंगल में VL, VC और VR होगा, इस ट्रायंगल में VC, VL और VR होगा। तो ये छोटी छोटी बातें होती है जो आपके न्यूमेरिकल में आपके काम आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वालिटी फैक्टर। ये क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, इसकी बातें करते देखिए। ये जो क्वालिटी फैक्टर है ना, एक प्रकार से जब रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस मतलब करंट ज्यादा होता है। देखो समझो, लॉजिकली सोचो कि जब रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाएंगे, रेजिस्टेंस गायब हो जाएंगे, XL XC को खा जाएगा, VL VC को खा जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, तो उस टाइम करंट तो मैक्सिमम होगा ना यार, तो उसी को रेजोनेंस कहते हैं। तो एक हमने बताया क्यू फैक्टर बनाया, क्यू फैक्टर हमें बताएगा शोज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इन LCR सर्किट। शार्पनेस, इधर इसे पकड़ो, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, कि रेजोनेंस कितना शार्प है, यानी करंट कितना अच्छा है, करंट कितना मैक्सिमम है। इसके लिए डायग्राम ऐसे होता है, देखो जैसे हमने कहा कि ये करंट और ये टाइम है, तो इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ कितना शार्प है, ये ग्राफ कितना शार्प है, और इस ग्राफ को देखना, इस ग्राफ को, ये करंट और टाइम की बात करेंगे, तो ये ग्राफ शार्प नहीं है, शार्प नहीं है। तो ये जो शार्प, देखो ये ग्राफ शार्प है, काफी शार्प है, ये ग्राफ फैला हुआ है, शार्प नहीं है। तो क्वालिटी फैक्टर हमें शार्पनेस बताता है। कैसे समझा रहा हूं, देखो क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है ना, आप ये सब, ये तो डेफिनेशन होती है इसकी, पर ये हमारे काम की नहीं है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ, ये हमारे काम की नहीं है, ये भी हमारे काम की नहीं है, ये सब हमारे काम की नहीं है, इसे भूल जाओ। मैं आपको जो बता रहा हूं वो काम का है। क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/√L/C। अभी जो क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका क्वालिटी कम होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका क्वालिटी कम होगा। तो देखो इसकी क्वालिटी कम है, ये फैल गया, इसकी क्वालिटी कम है, मतलब इसका रेजिस्टेंस हाई है, R इज हाई, इसका रेजिस्टेंस हाई है बेटा। और जिसका रेजिस्टेंस, मान लो मैं कहता हूं किसी का रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी। तो बेटा इसकी क्वालिटी अच्छी है, लो रेजिस्टेंस है बेटा, ये लो रेजिस्टेंस। बात समझे? तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है बेटा, क्वालिटी फैक्टर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, क्वालिटी फैक्टर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है बेटा, शोज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस कितना शार्प है, कितना अच्छा है। ये जो रेजोनेंस का मतलब होता है, करंट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम करंट, रेजोनेंस में होता है मैक्सिमम करंट। तो क्वालिटी फैक्टर शोज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस मतलब कितना शार्प, कितना अच्छा है, मैक्सिमम करंट कितना ज्यादा है, कितना बढ़िया है, वो क्वालिटी फैक्टर से पता लगेगा। और ये जो हमारा क्वालिटी फैक्टर है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जिसका रेजिस्टेंस हाई है उसकी शार्पनेस कम होगी, उसकी क्वालिटी कम होगी। क्यू का मतलब बेटा होता है क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी, क्वालिटी फैक्टर। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि क्वालिटी फैक्टर शार्पनेस बताएगा, क्वालिटी फैक्टर शार्पनेस बताएगा, और क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है ये, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम है, तो इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है इसलिए क्वालिटी कम है इसकी, इसका क्यू की वैल्यू कम है, इसके क्यू की वैल्यू ज्यादा है, ये शार्प है, ये शार्प है, इसका क्यू ज्यादा है, तो क्यू हमें शार्पनेस बताएगा, है ना। तो क्यू का फॉर्मूला क्या है, ये है जो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। बाकी अगर आपको डर लग रहा हो तो आप ये डेफिनेशन याद कर लेना, ये इनके चक्कर में मत पड़ो, ये भूल जाओ, ये मान लो मिस प्रिंट है, ऐसा मान लो। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपन में बैंडविड्थ, ये एक वो होता है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है, हमें इस फॉर्मूले से मतलब है। फटाफट नोट कर लो बेटा। सो बच्चों पता लग गया, क्वालिटी फैक्टर जो है बताता है कितना शार्प बनेगा, और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों हमारे पास होता है पावर इन एसी सर्किट। तो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है ERMS G, IRMS, ERMS मतलब असली वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, IRMS cos फाई, और फाई का मतलब तो आपको पता ही है, फाई का मतलब होता है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। पर प्यारे बच्चों इसकी डेरिवेशन कई बार एग्जाम में आ जाती है, और ये डेरिवेशन थोड़ी खतरनाक होती है। देखो ये ऐसे निकाला जाता है, ये आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, देखना। हम बोलेंगे, देखो हम ऐसे बोलेंगे, पावर होता है, पावर आप लोगों ने पढ़ा होगा, पावर होता है V इंटू में I, वोल्टेज इंटू करंट को पावर बोलते हैं, लेकिन हम V को यहाँ पर आपको पता है ना E बोलते हैं,
हम v को बेटा e बोलते हैं, e, तो e इंटू आई। अब e का फॉर्मूला सबको पता है, e नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अरे कुछ तो होगा, फाइव की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब वो फेज डिफरेंस है बेटा, फेज डिफरेंस होगा ही होगा। करंट में ना जैसे हम लिखते हैं ना कई बार आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, वैसे कुछ एंगल है, ये कुछ भी एंगल हो सकता है फाइव। फिर बच्चों यहाँ पर क्या किया गया मैं आपको समझा रहा हूँ, पर आपको इसको याद करना है, इसके चक्कर में मत पड़ना, बहुत खतरनाक है ये। ई नॉट और आई नॉट को साइड कर लिया गया है, ठीक है जी, और ये जो साइन ओमेगा टी है और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है उनको इकट्ठे कर लिया गया। फिर यहाँ पर देखो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है, देखो जरा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है। उसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये जो 2 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है, इसको फिर ऐसे लिखा जाता है, ये एक फॉर्मुला होता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मुला लगाया गया है, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। फिर फॉर्मुला लगाने के बाद ना ये वाली पूरी वैल्यू जीरो हो जाती है, लिखा हुआ भी है जीरो हो जाएगा ये पूरा वैल्यू। इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के फंक्शन होने की वजह से जीरो से टी में इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है बेटा, पूरे फुल साइकिल में इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो क्या बचेगा, देखो ये पूरा, ये जो पूरा है नीचे वाला बन जाएगा कॉस फाइव, और ये जिसके अंदर कॉस फाइव तो बच जाएगा, पर ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो देखो ये इसके नीचे टू था, ई नॉट आई नॉट के नीचे टू था, तो ई नॉट आई नॉट बाई टू, और ये हो गया कॉस फाइव। अब ध्यान दो, तो हमारे पास क्या बचा, ई नॉट आई नॉट बाई टू कॉस फाइव, ई नॉट आई नॉट बाई टू कॉस फाइव। अब इस टू को हम खोल के लिख देंगे, टू को लिख देंगे, टू को दो बार लिख सकते हैं, रूट टू और रूट टू लिख सकते हैं। तो ई नॉट के ऊपर अपॉन रूट टू, आई नॉट के अपॉन में रूट टू, किसी को पता है टू को हम ऐसा लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, तो ध्यान रखना बेटा, आई होप आपको लिखा हुआ समझ में आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। तो यहाँ से क्या होगा देखो, ई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू, ई नॉट बाई रूट टू हो जाएगा ई आर एम एस, ये हो जाएगा आई आर एम एस, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। तो बेटा पावर का फॉर्मुला होता है ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, इसको याद रखना है बस, एवरेज पावर का कॉन्सेप्ट खत्म, क्या टेंशन है इसमें। चलो अब हम पावर जो हमने बोला है एवरेज पावर, ये एवरेज पावर हम निकालते हैं आर में, तो फॉर्मूला क्या होता है, आई ई आर एम एस, देखो ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस जीरो डिग्री। आपको पता है रेजिस्टेंस वाले में क्या होता है, रेजिस्टेंस वाले में करंट और वोल्टेज, करंट और वोल्टेज जीरो डिग्री में होते हैं बिल्कुल, तो पावर का फॉर्मूला आता है ई आर एम एस आई आर एम एस। अब हम निकालेंगे एवरेज पावर इंडक्टर के अंदर, एल के अंदर, एल के अंदर पावर निकालेंगे तो यहाँ पर पता है आपको 90 डिग्री होता है, तो पावर जीरो हो जाएगा बेटा। जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप 90 डिग्री पुट करोगे और cos 90 जीरो होता है बेटा। इंडक्टर के केस में एंगल 90 डिग्री बनता है, और कैपेसिटर के केस में भी एंगल 90 डिग्री बनता है बेटा, पाई बाई टू, पाई बाई टू। तो दोबारा पावर निकालेंगे ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस 90 डिग्री, तो पावर बेटा जीरो हो जाएगा। तो पावर का डेरिवेशन देखा, पावर का फॉर्मूला देखा, और ये भी हमने समझ लिया कि कैपेसिटर में जीरो होता है एवरेज पावर, इंडक्टर में भी जीरो होता है, रेजिस्टेंस में पावर निकाल सकते हैं इजीली। अब प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे वॉटलेस करंट। ये वॉटलेस करंट किसे कहते हैं मास्टर जी, तो समझिएगा बेटा, वॉटलेस करंट वो होता है, वॉटलेस करंट वो होता है करंट विथ जीरो एवरेज पावर। अगर किसी करंट की वजह से, अगर किसी करंट की वजह से पावर जीरो आ रही है, देखो जीरो पावर, अगर जीरो पावर आ रही है तो उसको बोलेंगे हम वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट वो होता है जिसकी वजह से पावर नहीं आता है, करंट विथ जीरो एवरेज पावर इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। साफ दिख रहा है वॉटलेस, वॉटलेस करंट जिसका वॉट ना उठे, वॉटलेस करंट। मेरे प्यारे बच्चों एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो cos फाई है ना, जैसे आपने पावर का फॉर्मूला देखा, पावर इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, तो यहाँ पर cos फाई को ना पावर फैक्टर का नाम दिया गया है, और आप ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो cos फाई, मैंने आपको ट्रायंगल पढ़ाए होंगे। तो जैसे अगर मैं आपको एक ट्रायंगल पढ़ाता हूँ, देखो जैसे मैं एक ट्रायंगल आपको पढ़ाता हूँ, मैंने कहा कि ये मेरा LCR सर्किट है, तो LCR में आपने ये ट्रायंगल पढ़ा है मुझसे ऐसे करके कि यहाँ XL माइनस XC, यहाँ पर R और यहाँ पे Z, तो मैं यहाँ पर cos फाई निकालता हूँ, तो cos फाई होता है बेस अपन में हाइपोटेनियस, R अपन में Z, ये बेस है ये हाइपोटेनियस है, तो भैया ये जो cos फाई है इसी को हम पावर फैक्टर कहते हैं, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर आप ट्रायंगल की हेल्प से निकाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों अभी जो हम पढ़ेंगे वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हल्का सिखाता हूँ। जैसे हम लोगों ने बच्चों ने पढ़ा कि कैपेसिटर है C, तो इसके अंदर एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV², तो कैपेसिटर के लिए भी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होता है। तो ये हमारा जो इंडक्टर है, इंडक्टर मतलब क्या, इंडक्टर मतलब ये, इसको इंडक्टर कह रहे हैं, इसको इंडक्टर। तो इंडक्टर के अंदर करंट अगर जा रहा है, इंडक्टर के अंदर अगर करंट जा रहा है करंट, तो इसके अंदर एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ LI²। अब उसकी डेरिवेशन कैसे करते हैं ये देखो, तो पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो पावर इंटू dt हमारा आ जाएगा DW। तो हम पहले DW निकालेंगे, तो DW हो जाएगा पावर इंटू में dt, तो DW हो गया पावर इंटू dt। अब बेटा इंटीग्रेशन कर देते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये जो DW है DW वो तो W बन जाएगा, ये तो W बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ P इंटू dt आ गया, पावर इंटू dt। अब देखिए पावर का फॉर्मूला होता है EI, तो मैंने P dt है, P की जगह पर लिख दिया EI इंटू dt। और मैं आपको बता दूं इंडक्टर के लिए, एक इंडक्टर के लिए E का मतलब क्या होता है पहले देख लो, E का मतलब होता है LDI/dt। एक इंडक्टर के लिए प्यारे बच्चों E का मतलब होता है LDI/dt। तो देखो 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 यहाँ पर E की जगह पर हमने लिख दिया LDI/dt, और I की जगह पर I है, और dt की जगह पर dt है, तो कुल मिला के P इंटू dt। तो पावर की जगह पर EI लिख दिया, पावर इज इक्वल टू EI, तो EI यहाँ लिख दिया, बगल में dt है। फिर अगली बार हमने क्या किया देखो, अगली बार E की वैल्यू यहाँ से लिख दी LDI/dt, E की वैल्यू LDI/dt, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा यहाँ पे, तो E की जगह पर LDI/dt लिख दिया। अब यहाँ पर देखो dt से dt कट जाएगा, देखो E की जगह पर आ गया LDI/dt, I अपनी जगह है, dt अपनी जगह है, दोबारा E की जगह पर आ गया LDI/dt, LDI/dt ये वाला यहाँ आ गया, I अपनी जगह पर है, dt अपनी जगह पर। अब यहाँ पर dt से dt कट जाएगा, और L को बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट होता है L, तो di एंड I बचेगा, तो I di बचेगा, देखो
आई और डी आई बचेगा, इसको ये तो कट गया, ये कट गया, कट के उड़ गया, है ना, ये तो कट गया, कट गया। तो एल को बाहर ले लो, आई और डी आई, तो आई डी आई का इंटीग्रेशन बेटा आई स्क्वायर बाई टू होता है, तो एल आई स्क्वायर बाई टू, इसी को हाफ एल आई स्क्वायर लिखेंगे। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर भी हमने बहुत ईजी तरीके से कर लिया। सो प्यारे बच्चों, हमारे दो टॉपिक रह गए हैं, ईजी ईजी है, ट्रांसफॉर्मर और एक है हमारा एसी जनरेटर, ये रहा एसी जनरेटर। तो फटाफट इन दो टॉपिक को भी खत्म करते हैं। मुझे माफ करना अगर आपको कॉपी पेन से समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली आवाज़ चली गई थी और मुझे वीडियो डालना था, तो मुझे इमरजेंसी में से शूट करना पड़ रहा है। मैं ट्राई करूँगा कि आपको समझ में आए। कमेंट करो कॉपी पेन से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए देखो, जो डेरिवेशन है वो तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाला डेरिवेशन तो शायद एनसीईआरटी में है भी नहीं, ठीक है, कोई नहीं। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर। ये वोल्टेज चेंज करने का काम आता है बेटा। चेंज करने का क्या मतलब है कि ये हमारे वोल्टेज को बढ़ा भी देता है और वोल्टेज को घटा भी देता है। तो ये चेंज करने का काम आता है, चेंज मतलब बढ़ाने घटाने का काम आता है। ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके लिए आपको चैप्टर 6 हल्का सा आना चाहिए। अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जैसे मान लो यहाँ पर एक कॉइल है, और अगर इस कॉइल में हम करंट देते हैं ना बेटा, अगर इस कॉइल में हम करंट देते हैं, यहाँ पर एक कॉइल है, कॉइल, और इस करंट, इसमें हमने करंट दिया, तो बगल में रखे कॉइल में अपने आप करंट आ जाएगा। कुल मिला के देखो, दो कॉइल रखी हुई है, दो कॉइल रखी हुई है। अगर हम इसमें करंट देंगे, या सिंपल भाषा में कहें, अगर यहाँ पर ईएमएफ लगाया गया है, यहाँ ईएमएफ लगाया गया है, तो इसमें अपने आप पैदा हो जाएगा, इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा, प्रोड्यूस यानी कि म्यूचुअल का मतलब है अगर एक में दोगे तो दूसरे में अपने आप आ जाएगा। तो जो ट्रांसफॉर्मर है, चेंज वोल्टेज चेंज करने का काम आता है, वोल्टेज बढ़ाने और घटाने का काम आता है, और वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कि अगर हम एक में करंट देंगे तो दूसरे में अपने आप आ जाएगा, एक में ईएमएफ देंगे तो दूसरे में अपने आप आ जाएगा, कुछ ऐसा है ये। अब इसका देखिए दो तरीके का होता है ये। एक होता है प्यारे बच्चों स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप मतलब ये वोल्टेज बढ़ाने का काम करेगा, वोल्टेज बढ़ाने का काम करेगा। और दूसरा है हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ये वोल्टेज घटाने का काम करेगा दोस्तों। अब यहाँ पर पहले हम स्टेप अप पढ़ लेते हैं, स्टेप अप, फिर स्टेप डाउन पढ़ लेंगे। तो देखो दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम होता है, ये बिल्कुल एक्जैक्टली सेम दिख रहे होंगे आपको। कंस्ट्रक्शन कैसे होता है जरा मैं आपको करके दिखा दूं कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो एक डब्बा बनाते हैं, ऐसे डब्बा, ठीक है, अरे ये क्या बन गया, एक डब्बा ऐसे बनाते हैं, उसके नीचे दूसरा डब्बा, और फिर यहाँ पर कॉइल को लपेटते हैं, लपेटते हैं मतलब ऐसे कॉइल को लपेटा जाता है, कॉइल मतलब वायर को लपेटा जाता है, वायर को लपेटा जाता है। तो बेटा यही ट्रांसफॉर्मर होता है, दो डब्बे बनाना, उसमें वायर को लपेट देना। देखिए पहले वाले वायर में नंबर ऑफ टर्न्स होगा N1। N1 का मतलब होता है टर्न्स, कितने टर्न है, टर्न। जो वायर को हमने लपेटा है ना, ये जो वायर से लपेट रहे कितनी बार लपेटा है, N1। और N2 का मतलब भी वही है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स। जैसा कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है बेटा, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में N2 को ज्यादा रखते हैं बेटा, इधर इस साइड ज्यादा रखते हैं बेटा, N2 को ज्यादा रखते हैं। होता क्या है मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। देखिए हम यहाँ पर सोर्स लगाएंगे, सोर्स मतलब यहाँ पर सोर्स लगाएंगे, यहाँ पर हम करंट लगाते हैं पहले वाले में। जब हम पहले वाले में करंट लगाते हैं ना, तो पहले वाले में जब करंट लगाते हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, जब हम पहले वाले में करंट लगाते हैं, या कह सकते हैं कि इस पहले वाले में, इस वाले में जब हम ईएमएफ लगाते हैं ना, तो इसके अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण ईएमएफ पैदा हो जाता है। और जैसा कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है बेटा, जब नो लीकेज होता है बेटा, नो लीकेज, कोई लीकेज नहीं है, नो लीकेज। और यहाँ पर जब नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, N2 ज्यादा होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा ना, तो यहाँ पर आउटपुट हमें ज्यादा मिलता है, हमें मोर आउटपुट मिलता है, मोर आउटपुट, हमें यहाँ पे मोर आउटपुट मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, ठीक है बेटा। तो कुल मिला के कहानी क्या है कि भैया यहाँ से हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम ईएमएफ लगाते हैं पहले वाले में, और दूसरे वाले में ईएमएफ हमें मिलता है, और दूसरे वाले का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, यहाँ पर वायरिंग ज्यादा कर रखी है, तो यहाँ पर ज्यादा आउटपुट मिलता है, इसलिए इसका नाम है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब यहाँ पर इक्वेशन क्या होती है, जब नो लीकेज होता है ना बेटा, नो फ्लक्स लीकेज, तो इसकी कोई डेरिवेशन नहीं होती, इतना ही होता है बेटा ये। जब अगर देखो मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊं, तो देखो E1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, E1 को लिखते हैं N1 d∅dt। बेटा ये है ना, ये कहाँ से आया है, ये चैप्टर 6 से आया है, ये बेटा चैप्टर 6 में था। E1 इज इक्वल टू N1, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखो पहले वाले में जो ईएमएफ होगा वो होगा बेटा पहले वाले का टर्न d∅dt, और दूसरे वाले का जो होगा E2 होगा वो होगा दूसरे वाले का टर्न d∅dt। बेटा ये फॉर्मूला होता है, ये चैप्टर 6 में बेटा, चैप्टर 6 का ये फैराडेज का सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ कहता है कि ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो पहले वाले के लिए, पहले वाले कॉइल के लिए ये वाली इक्वेशन लगेगी, इस वाले कॉइल के लिए एक इक्वेशन लगेगी, इस वाले के लिए लगेगी, ये E1 और ये E2, और इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, E1/E2 इज इक्वल टू N1/N2। तो बस इसमें इतना ही थ्योरी है कि E1/E2 का रेशियो N1/N2 के बराबर होता है, पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा क्या, करंट ऑफ फर्स्ट अपॉन में करंट ऑफ सेकंड, पहले वाले करंट का रेशियो और दूसरे वाले करंट का रेशियो N2/N1 के बराबर होता है, यानी करंट का रेशियो उल्टा होता है। तो जो ईएमएफ है, ई का मतलब बेटा ईएमएफ, यहाँ का ईएमएफ है E1, यहाँ का ईएमएफ है E2, इसको बोलते हैं बेटा प्राइमरी और इसको बोलते हैं सेकेंडरी। तो प्राइमरी का ईएमएफ अपॉन में सेकेंडरी का ईएमएफ, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फर्स्ट और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकंड। जरा मैं N1 का मतलब बता दूं, नंबर ऑफ टर्न बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स, और N2 का मतलब भी नंबर ऑफ टर्न ही है, नंबर ऑफ टर्न्स, कि कितनी बार हमने वायर लपेटा है। स्टेप डाउन में क्या है, देखो स्टेप डाउन में क्या होगा, स्टेप डाउन में हम चाहेंगे कि यहाँ पर हमें कम मिले आउटपुट कम मिले। स्टेप डाउन मतलब हम वोल्टेज को घटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स बस कम कर देते हैं, तो यहाँ पर N2 की वैल्यू कम होती है और N1 ये वाला ज्यादा होगा और ये वाला कम होगा, कम। तो बस यही है, बाकी फॉर्मूला सबको सेम रहेगा, ये और ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है बेटा। अब काम की बातें करते हैं कि इसमें कुछ लॉस के बारे में पढ़ते हैं, लॉस, एनर्जी लॉस। जब ट्रांसफॉर्मर चलता है ना बेटा, तो एनर्जी लॉस होता है। कई बार क्या होता है, फ्लक्स लीकेज हो जाती है। फ्लक्स लीक का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल जाता है, ये चैप्टर 6 का टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल जाता है। रेजिस्टेंस की वजह से हीट बनेगा, वायर में जो रेजिस्टेंस उससे हीट में लॉस होगा। कई बार साउंड आती है, हमिंग, जब कोई मशीन चलता है साउंड आती है, साउंड हमिंग, इसका मतलब कि एनर्जी लॉस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ साउंड। यहाँ पर जो एनर्जी का लॉस है, लॉस वो इन द फॉर्म ऑफ साउंड है बेटा, है ना। तो एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ साउंड, तो हमिंग की वजह से लॉस होता है एनर्जी, रेजिस्टेंस की वजह से, फ्लक्स की वजह से। अब प्यारे बच्चों हमारा बस लास्ट टॉपिक रह गया है एसी जनरेटर। ये बड़ा आसान है, ये भी चैप्टर 6 से जुड़ा हुआ है, मैं फिर भी आपको करवाता हूँ, ध्यान देना। ये जो एसी जनरेटर है दोस्तों,
इसमें क्या है कि ऑल्टरनेटिंग करंट हमारा पैदा होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ये ऑल्टरनेटिंग करंट हमारा कैसे पैदा होगा उसके पीछे रीजन समझना। सेटअप हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे नॉर्थ पोल का जुगाड़ करते हैं, यहाँ पर साउथ पोल का जुगाड़ करते हैं। इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ चलता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ सिर्फ डायग्राम पे ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल को, मैग्नेटिक फील्ड इधर चल रहा है, इस कॉइल को रोटेट करवाया जाता है यहाँ से, रोटेट स्लिप रिंग्स की हेल्प से यहाँ पर इसको रोटेट करवाते हैं। ये कॉइल जो है, कॉइल इसमें अंदर रोटेट करेगा, रोटेट। अच्छा, कॉइल रोटेट करेगा, अब समझना ध्यान से। यानी कि कुल मिलाकर क्या हुआ है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और ये मैग्नेटिक फील्ड। दोबारा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और ये है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कॉइल को रोटेट करवाया जाएगा, रोटेट, रोटेट इस एक्सिस के अबाउट। यहाँ ये एक्सिस है और ये है कॉइल, ये एक्सिस है और ये कॉइल। इस कॉइल को रोटेट करवाएंगे तो रोटेशन से क्या होता है, देखो फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। और जिनको नहीं पता बता दूं, थीटा का मतलब होता है ओमेगा इंटू में टी, जहां ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो थीटा हो गया ओमेगा टी। तो हो क्या रहा है प्यारे बच्चों, समझना कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस ओमेगा टी। और जब इसको हम रोटेट करवाएंगे, रोटेट, तो रोटेट करवाने से बेटा हमारा फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि रोटेशन से एंगल चेंज होगा। जब हम रोटेशन करवाएंगे तो एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स। यानी ये जो एंगल चेंज होगा तो हमारा फ्लक्स चेंज होगा। और एन का मतलब सबको पता ही है वैसे तो, कुल मिला के फ्लक्स का ये फॉर्मूला होता है। और एंगल चेंज होने से, ये जो एंगल है, ये एंगल चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा। और चैप्टर 6 में हमारा जो फैराडेज का सेकंड लॉ कहता है कि ईएमएफ इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, अगर एन को हटा दो, छोड़ दो, तो सिंपल भाषा में बोलो तो ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है बेटा। ईएमएफ तब आता है जब फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है। और यहाँ पर तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, देखो जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ तो खुलेआम फ्लक्स चेंज हो रहा है। एंगल चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा। तो हम लोग बोलते हैं देखो भैया, ईएमएफ का फॉर्मूला होगा माइनस डी फाई बाई डी टी, और ये है एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, देखो ये जो फाई की वैल्यू है, फाई की वैल्यू ये रहा बेटा, बी ए कॉस ओमेगा टी, ध्यान देना फाई। इस फाई की वैल्यू यहाँ डालेंगे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, डी बाई डी टी, बी ए कॉस ओमेगा टी, और एन की जगह एन रहेगा यहाँ पे कोने में। अब देखो कॉस का डिफरेंशिएशन बेटा साइन होता है, और एक ओमेगा एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो तो क्या होगा, देखो सुनो, बी ए एन, तो ये रहा बी ए एन, ठीक है जी, बी ए एन। लेकिन साथ साथ ये जो ओमेगा है ना, डिफरेंशिएशन के बाद एक ओमेगा एक्स्ट्रा आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बी ए और एन तो पहले से है, डिफरेंशिएशन की वजह से ओमेगा आ जाएगा, और कॉस हमारा साइन ओमेगा टी बन जाएगा। और बेटा जो एन बी ए डब्ल्यू है, एन बी ए डब्ल्यू, इसी को ई नॉट बोल देते हैं बाद में, ई नॉट। तो हमारा ईएमएफ का फॉर्मूला आ जाता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। और प्यारे बच्चों अगर करंट का फॉर्मूला बोले तो करंट हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो एसी जनरेटर जो है, हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि एसी जनरेटर जो है वो पैदा करता है नवाब साइन थीटा, एन बी ए डब्ल्यू साइन ओमेगा टी, ये पैदा करता है एसी जनरेटर। लेकिन इसको हम ई नॉट बोल देते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और प्यारे बच्चों अगर रेजिस्टेंस किसी का आर है, तो अगर हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, मान लो हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, तो ईएमएफ अपन में रेजिस्टेंस करंट हो जाएगा, ये आई नॉट हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमारा जो एसी जनरेटर है ऐसे ही काम करता है कि रोटेशन की वजह से एंगल चेंज होता है, एंगल की वजह से फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ आ जाता है, ईएमएफ। और ये जो ईएमएफ होता है वो साइन को फॉलो करता है, ईएमएफ साइन को फॉलो करता है। देखो ईएमएफ जो है साइन को फॉलो कर रहा है, यानी कि ईएमएफ बार बार चेंज होगा, ईएमएफ चेंज होगा बेटा, ईएमएफ और टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो ईएमएफ चेंज होगा, और ईएमएफ चेंज होगा इसलिए इसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग। वैसे करंट भी हमारा चेंज होगा, आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, करंट भी हमारा बार बार चेंज होगा, क्योंकि करंट भी साइन को फॉलो कर रहा है, साइन को, तो इसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। आई होप मेरी मेहनत आप तक पहुंच रही हो, लव यू ऑल। अगली बार बोर्ड से ही पढ़ाऊंगा बेटा, है ना, वो मेरी मजबूरी हो गई थी थोड़ा सा, लव यू।